हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 इंग्लिश NCERT हॉर्नबिल उसका चैप्टर 8 ये लास्ट चैप्टर है सिल्क रोड। बच्चों को थोड़ा सा इस चैप्टर को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने कोशिश की है इसे आपको अच्छे तरह से समझाने की। मैं आशा करता हूँ आप इसे एंजॉय करेंगे। अब देखो बच्चों, इसका नाम इस चैप्टर का सिल्क रोड है ना। सिल्क क्या होता है? रेशम। और रोड तो आपको पता ही है, सड़क। और ये लिखा है, एक इंग्लिश राइटर हैं निक मिडल्टन, उन्होंने लिखा है। अब ये सिल्क रोड क्यों पड़ा, देखो इसका नाम कि ये सिल्क रूट था। सिल्क आपको पता है रेशम। तो देखो ये चीन है ना, तो ये जो रेड लाइंस दिख रही है ना आपको, ये वाली देखो, ये जो रेड लाइंस दिख रही हैं है ना, तो पुराने ज़माने में इस रूट के थ्रू व्यापार हुआ करता था, है ना। तो ये जो लेखक हैं, ये जो कैलाश मानसरोवर है, माउंट कैलाश, ठीक है, वहाँ की यात्रा करने जाते हैं। और ये कहाँ पे है? तिब्बत के अंदर, तिबेट जिसको बोलते हैं, वहाँ। तो ये सिल्क रूट, जो ये पुराना जो रूट है, इसको ये फॉलो करते हैं, इसके थ्रू अपनी यात्रा करते हैं। तो इसलिए इन्होंने अपने इस चैप्टर का नाम क्या रखा? सिल्क रोड, ठीक है। और देखो ये जो चित्र है बगल में आपको दिख रहा है, ये माउंट कैलाश का है ना। देखो ये बर्फ़ जमी हुई है, कैलाश जो है ना, ऐसा आपने हिंदू जो माइथोलॉजी है ना, उसमें सुना होगा कि भगवान शंकर जो है वो कहाँ निवास करते हैं? कैलाश पर्वत पर। तो ये वही कैलाश पर्वत है ना, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है। तो ये बहुत ही बौद्ध जो धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए, और हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए ये बहुत पवित्र आस्था का स्थल है। लोग यहाँ धार्मिक यात्रा करने के लिए जाते हैं। और ये जो माउंट कैलाश है, इसकी परिक्रमा करते हैं ऐसे, है ना, चारों ओर। और उस परिक्रमा को कोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? कोरा, ठीक है। तो ये जो निक मिडल्टन है, ये इस माउंट कैलाश जो है इसकी कोरा करने के लिए जाते हैं, और उनकी जो ये यात्रा है उसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं। ए फ्लॉलेस मून, हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई। फ्लॉलेस का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो, अर्थात परफेक्ट चमक रहा है अर्धचंद्रमा ब्लू स्काई में, है ना, आसमान नीला है। ऑन द मॉर्निंग, उस सुबह, वी सेड अवर गुड बाइज, जब हमने अपनी यात्रा शुरू की, अर्थात हम अपनी यात्रा पे निकल पड़े। जहाँ पे रुक रहे थे उस स्थान को इन्होंने क्या किया? गुड बाय किया और आगे चल दिए। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, विस्तार लेते हुए क्लाउड्स, जो बादल होते हैं, बादल आपने देखा होगा आसमान में बादल तैरते रहते हैं, है ना। तो उसके जो एक्सटेंडेड किनारे हैं, विस्तारित जो किनारे हैं, वो कैसे लग रहे हैं? लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स, जैसे लंबी फ्रेंच ब्रेड होती हैं, उनके जैसे नजर आ रहे हैं। वो ग्लोड पिंक एज द सन इमर्स्ड, तो जैसे ही सूर्य बाहर निकलता है, तो ये आसमान जो है ये कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स, और सूर्य निकलते ही जो दूर माउंटेन टॉप्स हैं, पर्वत चोटियां हैं, वो स्प्लैश विद ए रोज टिंटेड ब्लस, वो भी गुलाबी हो जाती हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा सूर्य जो है ना सुबह जब उगता है तो कैसे कलर का होता है? वो ब्राउन, थोड़ा सा रेड, है ना, इस तरह का होता है। तो उसके प्रकाश की वजह से जो आसमान के अंदर बादल छाए हुए हैं और जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो गुलाबी हो उठती हैं। नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, चूंकि अब हम रावू को छोड़ रहे हैं, तो ये कहाँ को गुड बाय करते हैं? रावू को गुड बाय करते हैं। एक जगह का नाम है। लामो सेड, अब यहाँ एक महिला है ये लामो, दो जो कि इनके यहाँ ये ठहरे हुए थे। शी वॉन्टेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट, तो जो रावू के अंदर लामो है वो मुझे फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी, है ना, एक उपहार देना चाहती थी, क्योंकि मैं अब वहाँ से जा रहा हूँ। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर, एक दिन मैंने उन्हें बताया था, रामू को बताया था, थ्रू डैनियल,
डैनियल के द्वारा। अब ये कोई दूसरा व्यक्ति है जो इनको क्या कराएगा, यात्रा कराएगा, है ना, यात्रा में जाएगा इनके साथ में कुछ दूरी तक। और एक इनका ड्राइवर है जिसका नाम है सैटर्न, है ना। तो डैनियल के थ्रू मैंने उन्हें जब बताया था कि मैं दैट आई वाज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, माउंट कैलाश की ओर जा रहा हूँ, टू कंप्लीट द कोरा। कोरा मैंने बताया था ना, उसकी परिक्रमा करने के लिए। तो सी हैड सेड, उसने कहा, उस महिला ने, लामो ने, दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, कि मुझे कुछ गर्म कपड़े ले जाने चाहिए। तो इसलिए वो अब एक प्रेजेंट देगी, गिफ्ट देगी उनको। क्या करेगी वो, आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट, फट से वो टेंट के अंदर जाती है, और सी इमर्स्ड कैरिंग, और वो बाहर निकलती है लेते हुए, लेकर आती है वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड सीप स्किन कोट्स, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे। तो एक लंबी बाहों वाला सीप स्किन, है ना, सीप किसको बोलते हैं, भेड़ को। तो भेड़ की जो ऊन होती है उसका बना हुआ एक कोट, वुलन कोट लेके आती है, दैट ऑल द मैन वोर, जो कि वहां पे रहने वाले सभी मनुष्य उसको पहनते हैं। सैटर्न साइज्ड मी अप, सैटर्न मुझे गौर से देखता है। मैंने बताया था ना, सैटर्न जो है ये क्या है, ड्राइवर है उनकी गाड़ी का, जो उन्हें लेके जाएगा कार से, है ना। तो सैटर्न मुझे अच्छी तरह से गौर से देखता है। एज वी क्लैम्बर्ड इनटू, जैसे ही हम क्लैम्बर करते, क्लैम्बर का मतलब, अब ये जीप जैसे आपने देखा होगा, कार जीप जो है ना, अब ये पथरीले रास्तों पे चलेगी, बर्फ भरे रास्तों पे चलेगी। तो ये बड़ी जीप है, तो उसमें जैसे आपने देखा होगा, जीप में थोड़ी ऊंची होती है, तो उसके दोनों जो साइड के हैंडल होते हैं उनको पकड़ के चढ़ना पड़ता है ना। तो जैसे ही मैं क्लाइंबर किया, उसके अंदर चढ़ा, हिज कार, तो ये कार का मतलब वही उसकी जो जीप है। तो सैटर्न ने मुझे गौर से देखा और बोला, आह यस, ही डिस्क्लेयर्ड, उसने कहा, ड्रोकवा सर, सर आप ड्रोकवा लग रहे हो। ड्रोकवा किसको बोलते हैं, तिब्बत के अंदर जो नोमैड्स होते हैं, नोमैड्स यानी जो घुमंतु लोग होते हैं, उनको बोला जाता है ड्रोकवा। तो बोला, सर आप तो बिल्कुल ड्रोकवा लग रहे हो। वी टुक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंगटैंग, चैंगटैंग बोल दो, शैंगटैंग बोल दो, है ना। तो हमने शॉर्टकट ले लिया सैंगटैंग को पास करने के लिए, है ना। जैसे कई बार होता है ना कि एक तो जैसे लंबा रास्ता होता है, घूम के जाता है, और जो लोकल लोग होते हैं ना, वहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं, उनको शॉर्टकट रास्ते पता होते हैं उनको, तो वो उधर से निकाल ले जाते हैं। तो हमने शॉर्टकट ले लिया टू गेट ऑफ द शैंगटैंग, शैंगटैंग से पास करने के लिए। सैटर्न न्यू ए रूट, सैटर्न एक रूट को जानता था, एक रास्ते को जानता था, दैट वुड टेक अ साउथ वेस्ट, जो हमें साउथ वेस्ट में ले जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में ले जाएगा, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश, लगभग किसकी सी दिशा में, माउंट कैलाश की दिशा में। अब इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन्स, अब इस शॉर्टकट से जब जाएंगे तो हमें क्रॉस करने पड़ेंगे कई सारे ठीक ठाक ऊंचाई वाले माउंटेन पासेस। पासेस का मतलब क्या होता है, जो माउंटेन्स के अंदर से जो रास्ते जाते हैं उनको माउंटेन पास बोला जाता है। ही सैड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर। ही अश्योर्ड अस, उसने हमें अश्योर किया, इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर कोई बर्फ़ नहीं हुई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉट वॉज द लाइकली ऑफ दैट, आई आस्क, मैंने पूछा बर्फ़ मिलने के क्या चांसेस हैं। नॉट नोइंग सर, सर पता नहीं, अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि बर्फ़ मिलेगी रास्ते में या नहीं मिलेगी। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू, जेंटली रोलिंग हिल्स, रोलिंग से मतलब ऊंची नीची पहाड़ियाँ, और जेंटली का मतलब क्या है, ज़्यादा तेज स्लोप नहीं है, ज़्यादा तेज ढाल नहीं है उनमें, तो उनसे गुजरते हुए द शॉर्टकट टुक अस, वो जो शॉर्टकट रास्ता था वो हमें ले गया अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, अब एक खुले मैदानों में आ गए वो, विद नथिंग इन देम, उनमें कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट फ्यू गैजलीज, गैजलीज जैसे अपने हिरन होता है ना, हिरन चीतल जैसे होता है, तो ऐसे ही ये तिब्बत के उन पठारों में पाए जाने वाला एक पशु है ना। तो उस प्लेन्स में कुछ नहीं था, बस कुछ गैजलीज थे। देखो ये चित्र किसका है, माउंट कैलाश, जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो वाला। दैट वुड लुक अप निबलिंग,
तो जब हमारी गाड़ी वहाँ से गुजरती तो वो ऊपर करके देखते अपनी गर्दन, और वो क्या कर रहे थे, निबल कर रहे होते थे, यानी छोटे छोटे घास के जो है ना टुकड़े, उनको चर रहे होते थे। द एरिड पास्चर्स, उन ड्राई खेतों में, उन ड्राई पथरीली भूमि में। एंड फ्रोन, और हमारी ओर गौर से देखते, बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, और जैसे ही हमको देखते वो एकदम वॉइड में भाग जाते। बाउंडिंग अवे का मतलब कुलांचे मारते हुए, छलांग मारते हुए गायब हो जाते। वॉइड, वॉइड का मतलब रिक्त स्थान, यानी गायब हो जाते। तो गायब होने से पहले वो ऊंची नज़र करके हमको देखते, घास के टुकड़े खाते हुए, और वापस से लुप्त हो जाते। फर्दर ऑन, उसके बाद, वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी, जहाँ वो प्लेन्स जो थे, समतल मैदान थे, वो ज़्यादा पथरीले हो गए। देन ग्रासी, बजाय किसके, घास के। अब वहाँ घास नहीं है, अब ऐसा स्थान आ गया जहाँ पे स्टोन ज़्यादा हैं। वहाँ पे क्या मिलता है, ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, एक बड़ा झुंड जंगली गधों का, है ना, गधे खच्चर जैसे होते हैं। वाइल्ड एस केम इन टू व्यू, वो नज़र आया। सैटर्न टोल्ड अस, सैटर्न ने हमें बताया, वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, यानी वो जब तक इस रास्ते में आएंगे नहीं ना, उससे पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी हमारा आमना सामना उनसे हो जाएगा रास्ते में। कियांग, उन गधों के झुंड को कियांग बोला जाता है। ही सेड, पॉइंटिंग टूवर्ड्स, इशारा करते हुए, ए फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, पाल ऑफ डस्ट का मतलब धुएं, उसका धूल का गुबार उठता है, जैसे है ना, बहुत बड़ी धूल का आंधी सी उठती है, इस तरह से। तो आपने देखा होगा जब इतने जैसे जंगली जो जीव होते हैं, जब वो ग्रुप में एक साथ आ रहे होते हैं कहीं से, तो उनके पैरों से क्या उड़ती है, धूल उड़ती है। तो वो धूल कहाँ उड़ जाती है, ऊपर आसमान में उड़ती है, तो ऐसा लगता है कोई धूल का गुबार छा गया हो। वेन वी ड्रू नियर, जब हम पास में आ गए, आई कुड सी द हर्ड, तो मैंने देखा कि वो जो झुंड था, गैलपिंग, उछाले मार रहा था, कुलांचे मार रहा था, ठीक ना। एन मास, एन मास का मतलब ग्रुप में। व्हीलिंग एंड टर्निंग, इन दोनों का मतलब है वो कभी इधर मुड़ जाता, कभी उधर इधर मुड़ जाता। इन टाइट फॉर्मेशन, बिल्कुल सटे हुए हैं एक दूसरे से। एज इफ, मानो कि, देवर प्रैक्टिसिंग, मानो कि वो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हों मैनूवर्स की। मैनूवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सेना की टुकड़ी होती है तो वो कोई अभ्यास कर रही होती है, ठीक है ना, तो एक विशेष रास्ते में जाने का। ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, किसी पहले से ही निर्धारित स्थान पर क्या कर रहे हों, वो रिहर्सल कर रहे हों, प्रैक्टिस कर रहे हों, ऐसा लग रहा था। वो जिस तरह से वो गधों का जो झुंड है वो कभी इधर मुड़ जाता, कभी इधर मुड़ जाता, लेकिन ग्रुप में सब लाइन बना के। प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, वही प्लम्स ऑफ डस्ट यानी धूल का जो गुबार है वो उठ रहा है आसमान में, उस सूखी और स्वच्छ हवा में। क्रिस्प का मतलब क्या है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, ड्राई है और साफ है। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर, जैसे ही एक बार वापस से पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं, पहाड़ियाँ आने लगती हैं, फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, पहले तो किस में चल रहे थे, वो चट्टानी जो भूमि थी, वाइल्डरनेस का मतलब चट्टान ही चट्टान है, वहाँ कोई मानव या इस तरह की बस्तियाँ नहीं है, तो उसको वाइल्डरनेस बोला जाता है ना, जहाँ पे लोग नहीं रहते हों। तो उनसे अब पहाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो हम, वी पास्ड सॉलिटरी ड्रोकवाज टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, हमको रास्ते में मिलते हैं अकेले दुकेले ड्रोकवा। ड्रोकवा पहले भी आया था ना, उस समय आया था कि उसने लाके दिया था ना, लामो ने उसके लिए सीट स्किन कोट लाके दिया था, तो वो बोला था ना डैनियल कि आप बिल्कुल क्या लग रहे हो, ड्रोकवा लग रहे हो। सैटर्न बोला था कि आप ड्रोकवा लग रहे हो। तो हमको रास्ते में मिलते हैं, गुजरते हैं हम अकेले ड्रोकवाज से, घुमंतु उन जीवों से, जो कि घुमंतु लोगों से, जो टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, जो कि अपने जो फ्लॉक्स हैं, झुंड हैं, है ना, गाय भैंस बकरी, अब गाय तो वहाँ हो नहीं होंगी, इस तरह से बकरी या भेड़ जो होती हैं उनके झुंड फ्लॉक्स को चरा रहे होते हैं।
समटाइम्स मैन, कभी कभी आदमी, समटाइम्स वुमन, कभी कभी औरत, दीज वेल रैप्ड फिगर्स, अच्छी तरह से ढके हुए। अब अच्छी तरह से क्यों ढके हुए? क्योंकि ठंड पड़ती है तो उनको अपने पूरे शरीर को क्या रखना पड़ता है? ढक के रखना पड़ता है। दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज, तो जैसे ही हमारी गाड़ी आती तो वो रुक जाते, एंड स्टेयर एट अवर कार, और हमारी कार की ओर घूर के देखते, ओकेजनली वेविंग, कभी कभी हाथ हिला के बाय करते, एज वी पास, जब हम गुजरते। वेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, द शीप, जैसे ही हमारी गाड़ी उनके एनिमल्स के पास से गुजरती तो जो शीप थी, भेड़ जो थी, वुड टेक एवेजिव एक्शन, है ना, तो एकदम से दूर भाग जाती, वियरिंग अवे, टर्न हो जाती फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, है ना, जो हमारा तेज गति से जाता जाता हुआ वाहन अर्थात जो हमारी कार थी उससे रास्ते से एकदम से क्या हो जाती, दूर होके मुड़ के अलग हट जाती। वी पास्ड नोमैड्स डार्क टेंट्स, है ना। अब देखो ये एकदम से क्यों हट जाती हैं वो रास्ते से, ऐसे देखो कि जो जानवर अभ्यस्त होते हैं भाई, जैसे माना वो जिसका रोज का काम है सड़क पे चलने का, जैसे जैसे माना तांगे में घोड़ा हुआ, तो वो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आसपास के लोगों से, बगल से कोई गुजरेंगे तो, कोई व्हीकल गुजरेगा तो। लेकिन ये जो जंगली जीव हैं, है ना, ये देखा होगा आपने, जंगली गाय है ना, तो जैसे ही या चीतल हुआ या हिरन हुआ, जैसे ही कोई वाहन को देखते हैं तो ये भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही वो जो जंगली जो इनकी ड्रोकवाज की जो भेड़ हैं वो हमारी कार जैसे ही आती है तो उससे क्या हो जाते हैं, वो अलग से टर्न हो जाते हैं, झट से एकदम से इवेजिव एक्शन ले लेते हैं। वी पास्ड नोमैड्स डार्क टेंट्स पिस्ड इन स्प्लेंडेड लोक आइसोलेशन। अब कुछ तो इनको अकेले मिले चराते हुए, कहीं कहीं पे क्या है, इन नोमैड्स जो लोग हैं, घुमंतु जो लोग हैं, इन्होंने अपने टेंट गाड़ रखे हैं। तो वी पास्ड नोमैड्स डार्क टेंट्स, हम गुजरे इन घुमंतु लोगों के काले टेंट जो लगा रखे थे उनसे, पिच्ड जो लगे हुए थे, इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, एक बहुत ही शानदार आइसोलेशन में, यानी एक तरह से, यानी बस्ती नहीं बना रखी, एक यहाँ है तो दूसरा बहुत दूर जाके है, इस तरह से है। और यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, और सबके पास क्या है, एक बड़ा काला कुत्ता, ए टिबेटन मैस्टिफ, है ना, ये क्या है, टिबेटन मैस्टिफ है ना, तिब्बत का ये एक डॉग है, देखो ये रहा टिबेटन मैस्टिफ, ये बहुत ही फियर्स होता है, बहुत ही खूंखार कुत्ता होता है, हंटिंग डॉग है एक तरह से ये, ठीक है ना। एक टिबेटन मैस्टिफ, मैस्टिफ का मतलब क्या है, कुत्ता, तो एक तिब्बत का मैस्टिफ प्रजाति का कुत्ता, स्टैंडिंग गार्ड, जो कि किसके रूप में काम करता है, उनका गार्ड के रूप में, सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करता है। दीज बीस्ट्स, ये जंगली कुत्ते, वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, जैसे मुर्गा होता है ना, मुर्गा ऐसे खड़ा कर देता है अपनी गर्दन को, तो वैसे ही अपनी गर्दन को ऐसे ऊंचा, सिर को ऊंचा कर लेते हैं। व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ, जैसे ही उन्हें पता चलता है अवर अप्रोच, कि हम उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, एंड फिक्स अस इन देयर साइड्स, और हमको अपनी नज़रों में वो भर लेते हैं, अर्थात अपनी नज़रें हमारे ऊपर टिका देते हैं। एज वी कॉन्टिन्यूड टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे ही हम उन टिबेटन मैस्टिफ्स के नज़दीक आते हैं या उनके टेंट्स के नज़दीक आते हैं, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, तो एकदम से वो एक्शन में आ जाते हैं, फूट पड़ते हैं। स्पीडिंग डायरेक्टली, तेजी से सीधे आते हैं दौड़ते हुए, टूवर्ड्स अस, हमारी ओर, लाइक ए बुलेट, जैसे कि कोई बुलेट फ्रॉम ए गन, मानो कि गन में से क्या आ रही हो, बंदूक में से क्या आ रही हो, गोली आ रही हो, एंड नियरली एज फास्ट, और बिल्कुल उसी तरह से तेज। दीज शेगी मॉन्स्टर्स, ये झबराले वालों वाले जीव, दैत्य जैसे दैत्याकार के जीव, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, जो कि अंधेरी रात से भी ज़्यादा काले हैं, यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, ये अक्सर लाल रंग की चमकीली कॉलर्स पहनते हैं, गले का पट्टा पहनते हैं, एंड बार्क फ्यूरियसली, और बहुत जोर से, बहुत खूंखार तरीके से भौंकते हैं, विद मासिव जॉज, और किसको, अपने जबड़ों जो हैं, इनके भारी जो जबड़े हैं उनमें से दांतों को दिखाते हुए। देवर कंप्लीटली फियरलेस, ये पूरी तरह से निडर होते हैं,
ऑफ अवर व्हीकल, यानी उनको हमारे व्हीकल से किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा है। शूटिंग स्ट्रेट इनटू अवर पाथ, और बिल्कुल सीधे हमारे रास्ते की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। कॉजिंग सैटर्न टू ब्रेक, और इस वजह से सैटर्न को क्या लगाना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। एंड स्वर्व, और अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज करनी पड़ती है बचने के लिए उनसे। द डॉग वुड मेक चेज, और ये जो टिबेटन मैस्टिफ हैं ये हमारा पीछा करते हैं, चेज करते हैं फॉर 100 मीटर्स और सो, लगभग 100 या कुछ इतना ही दूर, 100 मीटर या कुछ इतना ही दूर, बिफोर ईजिंग ऑफ हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना, वापस लौटने से पहले जब वो ये आश्वस्त हो जाते हैं कि हम उनकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल आए, अर्थात उनका जो क्षेत्र है उससे हम बाहर आ गए, तब जाके वो पीछे लौटते हैं। नहीं तो हमारी कार का क्या करते हैं, वो 100-150 मीटर तक पीछा करते हैं। तो जैसे ही हम कार नज़र आती है वो तभी से दौड़ना शुरू कर देते हैं। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना ज़्यादा कठिन नहीं था कि वाई फेरोसियस टिबेटियन मैस्टिफ्स, कि ये जो खूंखार टिबेटन मैस्टिफ्स हैं, ये जो कुत्ते हैं, बिकेम पॉपुलर, ये इतने लोकप्रिय क्यों हो गए, ये जानने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कहाँ पर, इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स, चाइना चीन के राजमहलों में, राज दरबारों में, एज हंटिंग डॉग्स, किसके रूप में, हंटिंग डॉग्स के रूप में। अर्थात ये टिबेटन मैस्टिफ क्यों प्रसिद्ध थे, यानी चाइनीज़ जो राजा होते थे, है ना, उस जमाने में इनको वो रखते थे क्योंकि ये बहुत ही कैसा कैसा जानवर है, बहुत ही फियर्स, खूंखार है, और ये हंटिंग डॉग की तरह काम आता था। और तो ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम टिबेट, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोसियस टिबेटन मैस्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स, यानी ये समझना कठिन नहीं है कि ये इतने खूंखार टिबेटन मैस्टिफ्स जो हैं वो इतने लोकप्रिय क्यों हो गए थे चीन के राज दरबारों में एक हंटिंग डॉग के रूप में, और जो कि लाए जाते थे ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड, किस रास्ते से, सिल्क रोड से लाए जाते थे, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, एज ट्रिब्यूट फ्रॉम द टिबेट, है ना, तिब्बत से एक भेंट के रूप में। अर्थात जब वो राजा महाराजा तिब्बत से उधर से लौट रहे होते थे, है ना, तो तिब्बत के जो लोग थे वो उनको भेंट में क्या देते थे, इन टिबेटन मैस्टिफ्स को देते थे। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. इस समय तक हमको दिखने लग जाते हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़, गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, जो कि हमें क्षितिज में दिखाई दे रहे होते हैं। वी एंटर्ड ए वैली, हम एक घाटी में प्रवेश करते हैं, वेयर द रिवर वाज वाइड, जहाँ पर नदी कैसी थी, चौड़ी थी, एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और अधिकांशतः वो बर्फ से उसके क्या जमी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी। कहीं कहीं बीच बीच में पानी नजर आता, नहीं तो ज़्यादातर किनारों पे क्या जमी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी। कैसी थी, ब्रिलियंट वाइट, शानदार सफ़ेद बर्फ, एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और वो चमक रही थी सूरज की धूप में। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, जो पानी की धारा थी उसने अपनी किनारों को हग कर लिया, अर्थात ज़्यादा बर्फ़ जम गई तो फिर वो किनारे क्या हो गए, पास आ गए, अर्थात बस बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है, यानी थोड़ी सी हल्की फुल्की धारा नज़र आती है, बाकी पूरा का पूरा क्या हो गया है, बर्फ़ से दोनों किनारे मिल गए हैं। और ये जो नदी की धारा है, ट्विस्टिंग विद द मीएंडर्स एज वी ग्रेजुअली ग्रेन्ड हाइट, जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो नदी की धारा है ये मुड़ती हुई, बल खाती हुई, है ना, क्या करती है, अपने किनारों को चूम लेती है, अर्थात वो और ज़्यादा बर्फीली हो जाती है। एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और जैसे ही वैली की जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, अर्थात मिल जाती हैं दोनों, तो वहाँ पे ये जो ट्रेल है, नदी की जो धारा है, ये एक तरह से नदी नज़र नहीं आती, पानी नज़र नहीं आता, बस वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है। अब द टर्न्स बिकेम शार्पर, जो मोड़ हैं वो और तीखे हो जाते हैं। एंड द राइड बम्पियर, और जो राइड है वो बहुत ऊंची नीची हो जाती है।
सैटर्न नाउ इन थर्ड गियर, इसकी वजह से सैटर्न को तीसरा गियर लगाना पड़ता है। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, क्योंकि हम आगे चढ़ना जारी रखते हैं। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, वो जो बर्फ़ जमी हुई नदी थी अब उससे हमारा ट्रैक थोड़ा अलग हो जाता है। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, और हम जो और तेज़ ज़्यादा ढलान हैं, ढाल जो हैं उनसे कोशिश करते हुए, थोड़ा श्रम करते हुए गुजर रहे हैं। दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स daubed with patches of bright orange lichen, that spotted big rocks, उन स्लोप्स पे बड़ी बड़ी चट्टानें नज़र आ रही हैं। daubed with patches, और जिनमें पैचेस लगे हुए हैं, किसके? ब्राइट ऑरेंज लाइकेन। लाइकेन एक तरह से जैसे काई लग जाती है ना, जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है वहाँ काई लग जाती है, तो इस तरह से उन चट्टानों पे इस ऑरेंज कलर की जो लाइकन है ना, एक तरह से ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है ना, वो उन पे नज़र आ रहे हैं, उनके जो पैच हैं, उनके जो पीसेज हैं वो नज़र आ रहे हैं। बीनीथ द रॉक्स, रॉक्स के नीचे हंक्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के बड़ा मास जो होता है ना, बर्फ़ का बहुत बड़े बड़े टुकड़े, क्लंग ऑन, चिपके हुए हैं, ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, और वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे इनकी परमानेंट आकृति इन्होंने ले ली हो, परमानेंट आकृति और परमानेंट रंग इन्होंने प्राप्त कर लिया हो। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, मैं महसूस करता हूँ कि मेरे कानों में दबाव बढ़ रहा है। हेल्ड माई नोज, नाक को पकड़ता हूँ। स्नॉर्टेड एंड क्लियर्ड देम, और मैं थोड़ा खंगालता हूँ, अपना गला खंगालता हूँ और नाक से साफ करने की कोशिश करता हूँ, तेज सांस लेता हूँ। बी स्ट्रगल्ड राउंड अनोदर टाइट बैंड, हम एक दूसरा टाइट बैंड है ना, एक बहुत तीखा मोड़ है, उससे गुजरने के लिए संघर्ष करते हैं। एंड सैटर्न स्टॉप्ड, और सैटर्न रुक जाता है। ही हैड ओपनड हिज डोर, उसने अपना दरवाज़ा खोल लिया है ड्राइवर वाला। एंड जंप्ड आउट ऑफ हिज सीट, और अपनी सीट से बाहर कूद पड़ा है। बिफोर आई रियलाइज्ड, इससे पहले कि मुझे पता चलता है व्हाट वाज गोइंग ऑन, यानी मुझे जब तक पता चलता है उससे पहले ही वो सीट से बाहर आ जाता है। स्नो, बर्फ है। सैड डैनियल एज ही टू एक्साइटेड द एग्जिटेड द व्हीकल, तो कौन बोलता है? यानी तीन लोग हैं, सैटर्न तो ड्राइवर है, डैनियल एक व्यक्ति है जो आगे तक जाएगा इनके बीच रास्ते तक, फिर वो अलग चला जाएगा, है ना। और जो डैनियल है वो, और तीन लोग हो गए, लेखक हो गया, सैटर्न ड्राइवर हो गया और डैनियल हो गया। तो डैनियल जो है ये बीच रास्ते में उतर जाएगा, इसको कहीं और जगह जाना है, तो ये वहीं का ही आदमी है, उधर का ही है ये, तो हो सकता है इसका सैटर्न का फ्रेंड हो ये। तो डैनियल भी एग्जिट कर जाता है, व्हीकल से बाहर निकल जाता है। लेटिंग इन ए ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, है ना। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो अंदर एकदम तेज ठंडी हवा का झोंका आता है। ए स्वेथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, तो एक श्वेत का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा ना, बर्फ़ की एक लेयर जम जाती है ना, तो वो जो वाइट स्टफ़ है, जो सफ़ेद पदार्थ है, उसकी एक बहुत बड़ी लेयर जमी हुई है अक्रॉस द ट्रैक, उस रास्ते में हमारे सामने। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, हो सकता है वो लगभग 15 मीटर तक फैली हुई हो। बिफोर इट पैटर्ड आउट द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, बिफोर इट पैटर्ड आउट, ख़त्म होने से पहले, और जो डर्ट ट्रेल है उसको वापस से प्रकट होने से पहले। डर्ट ट्रेल का मतलब क्या है? देखो कि अब रास्ता है और रास्ते के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, तो वो बर्फ़ तो बिल्कुल सफ़ेद होती है, और फिर वापस से जब जहाँ बर्फ़ ख़त्म होगी तो वापस से मिट्टी नज़र आएगी, नहीं आएगी, तो इसलिए उसको डर्ट ट्रेल बोला है इसने, धूल भरा रास्ता। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, बर्फ़ हमारे दोनों तरफ लगातार दिख रही है हमें। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, और वो हमारी ओर जो ऊंची ऊंची ढाल है एक तरफ की किनारे पे, उस पे उस और स्मूथली उस पे वो जमी हुई है काफ़ी तेज़ी से। द बैंक वाज टू स्टेप
फॉर आवर व्हीकल टू स्केल। वो जो किनारा है वो इतना तीखा है कि हमारा व्हीकल उस पे से चढ़ नहीं सकता है। तो एक ही रास्ता बचा कि उस बर्फ़ के यूपर से जाया जाएगा, यानी उस बर्फ़ को क्रॉस करके नहीं जाया जा सकता। भाई जैसे माना यहाँ बर्फ़ जमी हुई है और ये रास्ता है, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं जाया जा सकता यूँ, क्योंकि इधर ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है और इधर भी क्या जमी हुई है, बर्फ़। तो एक ही रास्ता है कि इसमें से गुजर के जाया जाए। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच। तो ये जो स्नो का पैच था, पैच का मतलब ये जो इतना बड़ा एरिया था, इससे गुजरने का, इसको ऐसे राउंड क्रॉस करने का कोई रास्ता नहीं था। आई जॉइंड डैनियल। मैं भी डैनियल के साथ लग गया। एज शैटन स्टेप्ड ऑन टू द एनक्रस्टेड स्नो, है ना, जब सैटर्न चढ़ रहा था उस बर्फ़ की ढेरी के ऊपर, बर्फ़ की लेयर के ऊपर, एंड बिगेन टू स्लिथर एंड स्लाइड, और धीरे धीरे एक तरह से स्लिथर एंड स्लाइड का मतलब होता है जैसे ऐसे, क्योंकि अब चिकनी होती है बर्फ़, बर्फ़ तो क्या होती है, चिकनी होती है, तो ऐसे कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा, ऐसे ही हो, स्लिथर एंड स्लाइड हो रहा है वो फॉरवर्ड आगे। स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और बीच बीच में अपना पैर पटक पटक के देख रहा है, थोड़ा जमा जमा के देख रहा है, पैर को प्रेशर दे के देख रहा है, टू असर्टेन, ये सुनिश्चित करने के लिए, हाउ स्टडी इट वाज, कि ये कितनी कठोर है। अब देखो बच्चों कि अगर ज़्यादा कठोर होगी बर्फ़ तो पिघलने के मतलब सॉरी लुढ़कने के चांसेस ज़्यादा होंगे, है ना। अगर कच्ची होगी तो फिर उसमें क्या है, टायरों की पकड़ अच्छी बन जाएगी, और जितनी ज़्यादा वो कठोर होगी उस पर उतना ही कार के टायरों के फिसलने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो वो ये देख रहा था कि कितनी मजबूत ये है, ज़्यादा मजबूत तो नहीं है, नहीं तो कार को क्या आएगी, दिक्कत आएगी। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। इनकी ये वही स्मार्ट घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, जो कि ऊंचाई वगैरह सब चीज़ दिखा देती है। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, हम समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, जो बर्फ़ थी वो मुझे इतनी गहरी नज़र नहीं आ रही थी, बट द डेंजर वाट नॉट इट्स डेप्थ, लेकिन जो खतरा था वो उसकी गहराई का नहीं था। डेनियल ने बताया, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, खतरा मेन रूप से किसका था, जो ऊपरी जो परत है उसकी, जो बर्फीली परत है उसका ज़्यादा खतरा था। अगर वो कच्ची होती है ऊपर की लेयर तो व्हीकल आसानी से निकल जाता है, और अगर वो हार्ड है लेयर ऊपर की तो फिर फिसलने के पक्के चांसेस होते हैं। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार वुड टर्न ओवर, उसने कहा सैटर्न ने, है ना, डैनियल ने, कि अगर हम स्लिप कर गई गाड़ी तो पक्का कार क्या हो जाएगी, लुढ़क जाएगी, उलट जाएगी। ही सजेस्टेड एज वी सॉ, उसने बताया जब हमने देखा, कि उसी समय सैटर्न क्या करता है, ग्रैब लेता है, भरता है, हैंडफुल ऑफ डर्ट, मुट्ठियों में अपनी में धूल भरता है साइड से जहाँ पे बर्फ़ नहीं जमी हुई है, एंड फ्लिंग दैम, और उन धूल को फेंक देता है ना, भुरक देता है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, उस बर्फ़ की जमी हुई परत पर। तो अर्थात जहाँ से टायर गुजरेंगे कार के उतने उतने एरिया पे वो पास में से मिट्टी ला ला के, हाथ की दोनों हाथों की हथेलियों में मिट्टी ला ला के क्या कर रहा है, वो भुरक रहा है, छिड़क रहा है। वी बोथ पिच्ड इन, हम दोनों ने भी उसका साथ दिया हमें इस काम के अंदर। एंड वेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, और जब उस स्नो के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर मिट्टी की परत जम गई, डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, डैनियल और मैं व्हीकल से बाहर ही रहे, टू लाइटन सैटन्स लोड, जिससे कि सैटन की कार में लोड ज़्यादा न हो। ही बैक्ड अप, उसने थोड़ा पीछे लिया उसको, गाड़ी को, एंड ड्रोव टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, और उस गंदी स्नो का मतलब क्या है, जिसके ऊपर क्या भुरकी हुई है, मिट्टी भुरकी हुई है, उसके ऊपर से उसे गुजार देता है। ईज्ड द कार, आसानी से कार को ले जाता है, ऑन टू इट्स आइसी सरफेस, उसकी बर्फ जमी हुई परत के ऊपर होके, एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ, और उसकी पूरी लंबाई को पार कर लेता है, विदाउट अपेरेंट डिफिकल्टी, बिना किसी दृश्यमान परेशानी के, ज़्यादा परेशानी के। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, वी स्टॉप्ड एट अनोदर ब्लॉकेज, एक दूसरा रुकावट आ गई, हमको रुकना पड़ा। नॉट गुड सर, सर
ठीक नहीं है, अर्थात खतरा है। सैटर्न अनाउंस्ड, सैटर्न ने घोषणा की, बोला सैटर्न, एज ही जंप्ड आउट अगेन, दोबारा से वो बाहर निकल गया गाड़ी में से, टू सर्वे, ये जांचने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए, जानकारी लेने के लिए, द सीन, कि क्या स्थिति है, क्या मामला है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई, इस टाइम उसने निश्चय किया, एंड ड्राइव राउंड द स्नो, कि जो स्नो है ना, जैसे माना ये सड़क है, ऐसे समझ लो यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है ना, तो उसने कहा कि मैं, और यहाँ पे ये मिट्टी होती है ना, कच्ची जो होती है, तो बोले अब मैं ऐसे ले जाऊँगा, इसको क्रॉस कर जाऊँगा, ठीक है ना, टू ड्राइव राउंड द स्नो। द स्लोप वाज स्टीप, जो ढाल था वो तेज़ था, तीखा था, एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स, और उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें भी बाहर निकली हुई थीं। बट समहाउ, लेकिन जैसे तैसे, सैटर्न नेगोशिएटेड देम, सैटर्न ने अपना काम निकाला। हिज 4 व्हील्ड ड्राइव व्हीकल, उसका जो 4 व्हीलर गाड़ी थी, कार जो थी, लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू नेक्स्ट, एक ऑब्स्टेकल से दूसरी ऑब्स्टेकल को पार करते समय लड़खड़ा रही थी। एक बाधा से दूसरी बाधा को पार करते समय क्या कर रही थी, लड़खड़ा रही थी। इन सो डूइंग, ऐसा करने में, ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, उसने एक हेयर पिन बैंड क्या कर दिया, कट कर दिया। अच्छा, जैसे ऐसे समझो, यूँ, जैसे ये ऐसे सड़क थी, ठीक है ना, और फिर ऐसे यूँ मुड़ मुड़ जाती है कई बार सड़क, ठीक है ना, तो वो यहाँ से और फिर यहीं आ गया, ऐसे आ गया, तो इसको कट कर दिया उसने, ठीक है ना, हेयर पिन बैंड को। रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर, और वापस से यहाँ पे क्या आ गई, मिट्टी आ गई, यानी बर्फ़ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, जहाँ पे स्नो आगे ड्रिफ्ट नहीं हुई थी, यहाँ पे स्नो नहीं जमी हुई थी। आई चेकड माई वॉच अगेन, मैंने अपनी घड़ी दोबारा से देखी। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनसाइन, जैसे जैसे हम उस खुले धूप में, ब्राइट सनसाइन यानी सूरज चमक रहा है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अपनी घड़ी देखी। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स, यानी हम 5400 मीटर की ऊंचाई से गुजर रहे थे। एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, और मेरा जो सिर था वो चबक चबक करने लगा बहुत ज़ोर से, अर्थात मेरे सिर में दर्द होने लगा। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने अपनी वाटर बॉटल में से पानी पिया। विच इज़ सपोज टू हेल्प, ऐसा माना जाता है कि पानी पीने से ए रैपिड एक्सेंट, ऊंची चढ़ाई पर थोड़ी राहत मिलती है, इसलिए मैंने क्या पिया, पानी पिया। वी फाइनली रीच टू द टॉप ऑफ द पास, अब हम वो जो पहाड़ी रास्ता है उसके शिखर पे पहुंच गए हैं। एट 5515 मीटर्स, 5515 मीटर्स की ऊंचाई पर। इट वाज मार्क्ड बाय ए लार्ज केयर्न ऑफ रॉक्स, केयर्न ऑफ रॉक्स का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा ये जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ लोग क्या करते हैं, जहाँ कहीं पत्थर होते हैं तो पत्थरों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा देते हैं, और ये कामना करते हैं कि हे भगवान हमारा घर बन जाए, है ना। तो केयर्न ऑफ रॉक्स का मतलब पत्थरों की ढेरी, खूब सारी पत्थरों की ढेरियाँ लगी हुई थी। फेस्टून्ड विद, जो सजी हुई थी, जहाँ पे टंगे हुए थे वाइट सिल्क स्कार्फ्स, सफ़ेद रंग के सिल्क के, रेशम के स्कार्फ यानी कपड़े, कपड़े मान लो, कुछ कपड़ों के टुकड़े मान लो। एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स, और टूटे फूटे, है ना। टूटे फूटे क्यों हो गए, कि जब शुरू में लगाए होंगे तो क्या है, लोगों ने अच्छे लगाए होंगे, है ना, लेकिन क्या है वहाँ पे लगातार लगे रहने की वजह से, धूप पानी बरसात की वजह से वो गल जाते हैं। तो वहाँ ये प्रेयर फ्लैग्स, है ना, प्रार्थना वाले झंडे भी लोगों ने टांग रखे थे, एक के ऊपर एक पत्थर की ढेरियाँ लगा रखी थी, और प्रेयर फ्लैग्स भी लगा रखे थे। वी ऑल टुक ए टर्न राउंड द केयर्न, हम सब ने भी उस पत्थरों की ढेरी का चक्कर लगाया। इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में। एज इज़ द ट्रेडिशन, जैसी कि वहाँ परंपरा थी। एंड सैटर्न चेक्ड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और सैटर्न ने अपनी जो गाड़ी थी, कार थी, उसके टायर्स को चेक किया, उनकी हवा वगैरह चेक करी। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, जहाँ पेट्रोल टैंक था वहाँ पे रुका, वो हो सकता है गाड़ी में पेट्रोल भरवाया होगा। एंड पार्शियली अनस्क्रूड, और उसने थोड़ा सा ढीला कर दिया ढक्कन को, द टॉप,
जो पेट्रोल टैंक का ढक्कन था उसको हल्का सा लूज कर दिया। विच इमिटेड ए लाउड हिस, जिसमें से तेज हिस की आवाज़ निकली, है ना, अर्थात जैसे गैस निकलती है, गैस की निकलने की आवाज़ निकली जैसे ही उसने उसको थोड़ा सा ढीला किया। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम दबाव जो होता है हवा का, वाज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, उसकी वजह से जो फ्यूल था, जो ईंधन था, पेट्रोल था, वो एक्सपेंड हो रहा था, है ना, उसका आयतन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इस वजह से उसमें से वो गैस निकलने की आवाज़ आई थी। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, मुझे लगा ये बड़ी खतरनाक चीज़ है ये तो। मैंने बताया उसको, सैटर्न को। तो सैटर्न बोला मे बी सर, हाँ खतरनाक हो सकती है। सैटर्न लाफ्ड, हंसने लगा सैटर्न, बट नो स्मोकिंग, लेकिन स्मोकिंग नहीं करना सर प्लीज़। माई हेड एक सून क्लियर, मेरा जल्दी ही जो हेड एक था वो ख़त्म हो गया। एज वी करियर डाउन, जैसे ही हम नीचे उतरे, द अदर साइड ऑफ द पास, उस पहाड़ी रास्ते के दूसरी ओर। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम, अब तक 2 बज चुके थे। वी स्टॉप्ड फॉर लंच, हम लंच के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स, हमने हॉट मैगी नूडल्स खाई। इनसाइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट, एक बड़ा कैनवास का टेंट था, मोटे कपड़े का टेंट था, जो कि पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप। इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई साल्ट लेक, एक सूखी नमक की झील के पास में उनका वर्क कैंप था। वो वर्क कैंप मतलब वहाँ पे कर्मचारी काम करते थे, उसी के लिए वो लगाया गया था, स्थापित किया गया था, इरेक्ट किया गया था, क्योंकि वो कर्मचारी भी तो खाना खाते होंगे ना वहाँ पे, इसलिए। द प्लेट्यू इज़ पोक मार्क्ड, वो जो पठार था जहाँ पे ये ड्राई साल्ट लेक थी, पोक मार्क्ड, उसमें जगह जगह, है ना, चिन्ह दिख रहे थे, प्रतीक दिख रहे थे। विद साल्ट फ्लैट्स, है ना, नमक की ढेरियों के, जगह जगह नमक की ढेरियाँ लगी हुई थी। एंड ब्रैकिस लेक्स, और खारे पानी की झीलें थीं, झील का पानी था। वेस्टेजेस ऑफ द टेथिस ओशियन, जो कि टेथिस ओशियन का वेस्टेज दिखा रहा था। वेस्टेज का मतलब होता है जैसे उसके कोई अवशेष होते हैं। तो बच्चों ऐसा बताते हैं कि अभी जहाँ हिमालय पर्वत है, किसी ज़माने में, है ना, कई हजार वर्ष पूर्व वहाँ पे क्या हुआ करता था, टेथिस महासागर हुआ करता था, है ना। फिर जैसे ये अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, ये सरकते रहते हैं, तो ये पहले टुकड़ों में विभक्त थे, फिर ये टुकड़े सरकते रहते थे इन महाद्वीपों के। तो 2 महाद्वीपों के टुकड़े जब टकराए एक दूसरे से, है ना, तो टकराने की वजह से वो जो बीच का स्थल था, है ना, वो ऊपर उठ गया, है ना, और वो क्या बन गया, हिमालय पर्वत बन गया। नहीं तो पहले वहाँ पे क्या था, पानी था, महासागर था। तो वो वेस्टेजेस ऑफ द टेथिस ओशियन विच बॉर्डर्ड टिबेट, जो कि टिबेट का क्या थे, बॉर्डर था ये टेथिस जो महासागर था वो। बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन, वही मैंने बताया ना आपको, जो महाद्वीपीय टक्कर थी उसके घटित होने से पहले, वो जो बड़ी महाद्वीपों की टक्कर हुई आपस में, महाद्वीप की जो ज़मीन होती है, दैट लिफ्टेड इट स्काईवार्ड्स, जिसने इस स्थान को ऊपर ऊंचा उठा दिया और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई। दिस वन वाज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, अब ये जो जगह थी जहाँ पे वो टेंट लगा हुआ है, जहाँ पे वो खाना खाएंगे, ये एक तरह से खूब सारा वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी। हाइव ऑफ एक्टिविटी का मतलब लोग वहाँ पे खूब सारा काम कर रहे थे। मैन विद पिकैक्सेस एंड सॉवल्स, पिकैक्स का मतलब होता है कुदाली, है ना, और सॉवल्स का मतलब बेलचा, है ना। अब जैसे नमक है तो नमक की जो टाइट सरफेस होगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कुदाली से ऐसे खोदना पड़ेगा, नीचे गड्ढे करने पड़ेंगे। और सॉवल जैसे ना बेलचा होता है इस तरह का, ठीक है ना, ऐसे ये बेलचा, ये इसका हैंडल होता है, तो इसमें भर भर के और उसमें किसी उसमें रखते हैं, तो उसको सॉवल बोलते हैं। ट्रूजिंग बैक एंड फोर्थ, तो ये जो औरत आदमी जिनके हाथों में कुदाल थी, बेलचे थे, ट्रूजिंग बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे चल रहे थे उसमें, है ना, यानी नमक को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे और बड़े धीरे धीरे कदमों से वो चल रहे थे। अब धीरे कदमों से क्यों चल, क्योंकि नमक में इतने तेजी से नहीं चला जाता, तो उसमें पैर बड़े सद के रखने पड़ते हैं। इन देयर लॉन्ग सीप स्किन कोट्स, और उन्होंने लंबे वाले
भेड़ के ऊन के कोट पहन रखे थे, एंड साल्ट एनक्रस्टेड बूट्स, और उनके जो बूट्स थे, जो जूते थे, उनके ऊपर ऊपर तक क्या काफ़ी ऊंचाई तक नमक की परत चढ़ी हुई थी। अब नमक में काम करेंगे तो नमक की लेयर तो जमी जानी है। ऑल वोर सन ग्लासेस, उन सब लोगों ने सन ग्लास लगा रखे थे। क्यों लगा रखे थे? क्योंकि नीचे क्या है बताओ, वो लेक है, लेक में क्या है, नमक ही है। नमक कैसा होता है? सफ़ेद रंग का। तो सूर्य की किरणें सफ़ेद पड़ती हैं तो वापस परावर्तित होती हैं, तो आंखों पे इतना ज़बरदस्त चौंधा पड़ता है कि आंखें खराब होने का चांसेस होते हैं। तो इसलिए सब लोगों को क्या पहना के रखते हैं? सन ग्लासेस पहना के रखते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है कि जो अदर सरफेस होती हैं वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसलिए हम बिना उसके भी चश्मे के चल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे नमक ही नमक हो तो इतना ज़्यादा वाइट होगा वो कि उस पर सूरज की प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और वो रिफ्लेक्ट होंगी और उससे आंखें खराब हो सकती, इसलिए सनग्लासेस पहन रखे थे लोगों ने। अगेंस्ट द ग्लेयर, उस रिफ्लेक्शन से बचने के लिए, एज ए स्टीडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स, और वहाँ पर नीले रंग के ट्रकों की लगातार जो है ना वो स्ट्रीम बन रखी है। स्ट्रीम मतलब एक के बाद दूसरा ट्रक आ जा रहा है। इमर्ज फ्रॉम द, उसमें से प्रकट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, द ब्लाइंडिंगली वाइट, जबरदस्त सफ़ेद लेक, उस झील में से, लेडन विद पाइल्स ऑफ साल्ट, और वो जो ब्लू ट्रक्स हैं वो नमक की ढेरियों से लदे हुए हैं, यानी उनमें नमक भरा हुआ है। बाई लेट आफ्टरनून, दोपहर बाद तक, वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर, हम होर के स्मॉल टाउन में पहुंच गए। देखो बच्चों, ये मैंने चित्र दिखा रखा है, तो ये मानसरोवर लेक है, और ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये वो है माउंट कैलाश, और देखो कितना प्यारा पानी है, कहीं कोई किसी प्रकार की इसमें गंदगी नहीं है, बहुत ही सुंदर। बाई लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर, बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, तो वापस से हम ईस्ट वेस्ट हाईवे पे आ गए। कौन सा कस्बा? होर कस्बा। तो देखो आपको शुरू में याद होगा कि सैटर्न ने क्या लिया था? एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया था, तो अब वापस से ये उसी मेन हाईवे पर आ गए। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड, जो कि उस पुराने रास्ते का हिस्सा था, रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, जो कि लासा से लेके और कश्मीर का, लासा कहाँ है? तिब्बत की राजधानी है ये। डैनियल हु वाज रिटर्निंग टू ल्हासा, इसका मतलब क्या है? देखो डैनियल सैटर्न का दोस्त था और वो कहाँ आ रहा था? ल्हासा आ रहा था, तो वो यहाँ होर उतर गया। फाउंड ए राइड इन ट्रक, तो उसको एक ट्रक में जगह मिल गई। सो सैटर्न एंड आई बेड हिम फेयरवेल, इसलिए मैंने और सैटर्न ने उसको फेयरवेल किया। आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, एक टायर रिपेयर की, टायर मरम्मत करने की दुकान पर उसको चाय नाश्ता कराया होगा हो सकता है, और उसको फेयरवेल कर दिया, बाय बाय कर दिया। वी हैड सफ़र 2 पंचर्स इन क्विक सक्सेशन, क्विक सक्सेशन यानी एक के बाद एक, हमारी गाड़ी के टायरों में 2 पंचर हो गए थे। ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक, जब हम साल्ट लेक से नीचे उतर रहे थे तो 2 पंचर हो गए थे एक के बाद एक। एंड सैटर्न वाज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड, और सैटर्न को चिंता थी उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराने की। सिंस दे हैड लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, क्योंकि अब उसके पास कोई स्पेयर टायर नहीं बचा था, जिससे कि वो अगर माना अब तीसरा कोई पंचर हो गया तो वो गाड़ी खड़ी रह जाएगी फिर। बिसाइड्स द सेकेंड टायर, और इसके अलावा जो सेकेंड टायर ही हैड चेंज, जो उसने चेंज किया था, है ना, हैड बीन रिप्लेस्ड बाई वन, वो एक ऐसे टायर से रिप्लेस किया गया था, दैट वाज स्मूथ एज माई बाल्ड हेड। लेखक कह रहे हैं कि वो इतना चिकना था, अर्थात वो घिस गया था। जो दूसरा टायर सैटर्न ने चेंज किया वो इतना घिस चुका था जैसे कि लेखक के गंजे सिर चिकना गंजा सिर, ऐसा ही वो बिल्कुल चिकना हो रखा था, अर्थात वो बहुत कम काम में लेता होगा उसको। होर वाज ए ग्रिम मिजरेबल प्लेस, अब लेखक कह रहे हैं कि ये जो होर है ना, ये बहुत ही उदास और बहुत ही एक तरह से निराश करने वाला शहर था। देयर वॉज नो वेजिटेशन वॉट्स एवर, कहीं भी कोई भी पेड़ पौधों का नामो निशान तक नहीं था। जस्ट डर्ट एंड रॉक्स, डस्ट एंड रॉक्स, बस जहाँ देखो वहाँ धूल और चट्टानें। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, बरसों से जमा कचरा जो है वो इधर उधर फैला हुआ था।
बहुत ही एक तरह से गंदा ये जगह लोगों ने बना रखी थी। विच वॉज अनफॉर्चुनेट, जो कि एक तरह से दुर्भाग्य था। गिवन दैट, जबकि बात ये थी कि ये जो कस्बा था होर टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, ये किसके किनारे बसा हुआ था? जो मानसरोवर झील है, इतनी प्यारी पवित्र इतनी सुंदर झील, उसके किनारे बसा हुआ है ये जो होर जगह है, ये कस्बा, जबकि है इतना गंदा, उसमें कूड़े करकट इनके ढेर लगे हुए थे। अब एक्चुअली बेटा देखो बात क्या है, मैं बताऊँ आपको कि ये तिब्बत हुआ, अपना इंडिया हुआ, ये सब क्या है, बैकवर्ड कंट्री हैं, है ना। कुछ शहरों को छोड़ दो, बाकी कस्बों के तो हाल बेहाल आपको पता ही है, गाँव के भी हाल, तो वहाँ पे सफाई नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है। अब से बड़े शहरों में तो क्या होता है, सरकार कर्मचारी लगा के रखती है साफ़ सफाई वाले। अब गाँव में कस्बों में कहाँ रखें कर्मचारी साफ़ सफाई करने के लिए, तो वहाँ तो लोग जहाँ जगह मिलती है वहीं कूड़ा पटक देते हैं, ठीक है ना। कोई ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं होता, पानी जहाँ कोई नीचा स्थान होता है वहीं पूरे कस्बे का पानी इकट्ठा होता रहता है और वो सड़ता रहता है, ठीक है ना। तो बात ये है। अब ये इंग्लैंड से आया है बंदा जो है, ये जो राइटर है, तो वहाँ तो आपको पता ही है साफ़ सुथरा होता है सब चीज़, तो उसको इसलिए ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। हम में से कोई जाएगा वहाँ तो उसको ये चीज़ें अजीब नहीं लगेंगी, क्योंकि हम तो ऐसे ही माहौल में ही रहे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि इतनी सुंदर लेक मानसरोवर है और यहाँ पे इतना सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ है। तो ये कह रहा है होर वाज ए ग्रिम मिजरेबल प्लेस, देयर वाज नो वेजिटेशन वॉट्सएवर, कहीं दूर दूर तक पेड़ पौधों के निशान नहीं थे, बस धूल और चट्टानें जो इधर उधर लिबरली, है ना, यूं ही फैली हुई थीं, जो कि वर्षों की नेगलेक्ट को दिखा रही थीं। वर्षों की नेगलेक्ट और जो रिफ्यूज़ कूड़ा कचरा है वो जमा हुआ था, जो एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण था। और बात ये थी, गिवन दैट कि टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, जबकि ये कस्बा होर मानसरोवर जो झील है उसके किनारे बसा हुआ था, जो कि मानसरोवर जो झील है वो तिब्बत की मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, ये वहाँ की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, जो प्राचीन हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान है, वो पिन पॉइंट करता है, वो एग्जैक्टली ये शो करता है कि मानसरोवर जो है एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, कि जो मानसरोवर लेक है ये भारत की 4 नदियों का उद्गम स्थल है। द इंडस, सिंधु नदी, गैंगेज, गंगा नदी, सतलज नदी एंड द ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्र नदी। एक्चुअली वास्तव में ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक, सतलज जो है वो यहीं से निकलती है अकेली। जो सतलज 4 का नाम लिया ना इसने, तो उनमें से जो सतलज नदी है वो वाकई में कहाँ से निकलती है, लेक मानसरोवर से निकलती है। बट लेकिन द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स, जबकि 3 का जो हेड वाटर्स हैं, जो उद्गम स्थल है, ऑल राइज नियर बाई ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश, वो माउंट कैलाश के आसपास का जो एरिया है वहाँ जब बर्फ पिघलती है उसमें से वो निकलती हैं। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ ग्रेट माउंटेन, हम बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी, ज़्यादा दूर नहीं था हमसे वो, है ना, नज़र आ रहा था, बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था। स्ट्राइकिंग डिस्टेंस थे नहीं, जो आँखों से नज़र आ रही थी। ग्रेट माउंटेन, वो जो माउंट कैलाश है, वो इतनी सी ही हम दूरी पर थे। एंड आई वॉज ईगर टू फोर्ज अहेड, और मैं आगे जल्दी से वहाँ पहुँचने का उत्सुक था। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। सैटर्न टोल्ड मी टू गो, सैटर्न ने मुझे कहा कि जाओ, एंड ड्रिंक सम टी, सर ऐसा करो जाओ और कुछ चाय वाय पी लो। इन द होर्स ओनली कैफ़े, ये होर का अकेला कैफ़े है, अकेला रेस्टोरेंट है। लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन वाज कंस्ट्रक्टेड, और वो जो कैफ़े था वो अन्य जो बिल्डिंग्स थी होर कस्बे की, वो बहुत ही बुरी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट, किसका बना हुआ था, बहुत बुरी तरह से पेंट की हुई कंक्रीट का बना हुआ था। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, और 3 टूटी हुई खिड़कियां थीं उसमें एक ही तो रेस्टोरेंट था और उसकी भी खस्ता हालत थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम,
उन 3 खिड़कियों में से एक खिड़की में से लेक मानसरोवर का जो व्यू दिख रहा था, हेल्प टू कंपेंसेट फॉर द ड्रॉट, उसने इस ड्रॉट को कंपेंसेट किया ना, इस ड्रॉट को क्या किया उन्होंने, कंपेंसेट किया, ठीक है ना। कंपेंसेट मतलब इसकी कुछ क्षतिपूर्ति कर दी, कुछ भरपाई कर दी इसकी। जैसे अब वहाँ पे क्या चाय भी घटिया मिली तो उसकी चाय के घूंट की बर्फाई, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, घूंट जैसे लेते हैं अपन किसी चीज़ का, तो चाय भी बकवास थी, तो चाय के घूंट की भरपाई किससे हुई, वो जो एक खिड़की में से टूटी फूटी जो 3 खिड़कियां थी उनमें से एक खिड़की में से लेक मानसरोवर का जो व्यू दिख रहा था उससे। आई वॉज सर्व्ड बाय ए चाइनीज यूथ इन ए मिलिट्री यूनिफॉर्म हु स्प्रेड द ग्रीज अराउंड ऑन माई टेबल। बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा जैसे कोई ढाबे वगैरह होते हैं ना सड़क के किनारे, तो वहाँ जैसे कई बार खाना खाने के लिए बस रुक जाती है ना, तो आपने देखा होगा वहाँ जो वो साफ़ करने वाला, और नॉर्मली बच्चे होते हैं वो इस काम को करने के लिए, है ना, परोसने के लिए या टेबल वगैरह होती है उसको साफ़ करने के लिए, तो वो जो जिस कपड़े से साफ़ करते हैं, आपका अपने कभी गौर किया होगा, वो इतना गंदा होता है कि उससे कुछ साफ़ तो होता नहीं है, और उल्टा, और जहाँ पे वो पहुँच के जाता है उल्टा और गंदा कर जाता है उसको। तो यही लेखक कह रहा है कि मुझे जो चाय सर्व की गई वो एक चाइनीज़ यूथ था, है ना, चाइनीज़ लड़का था जिसने मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन, अब मिलिट्री में नहीं था वो दरअसल, जैसे मिलिट्री की कोई पुरानी ड्रेस उतर के कोई होती है ना, तो उतरी हुई ड्रेस थी वो किसी की, जिसने ग्रीज फैला दी, है ना, ग्रीज का मतलब वही चिकना फैला दिया उस पर, अराउंड ऑन माई टेबल, मेरी टेबल पर, विद ए फिल्थी रैग, है ना, एक गंदे से कपड़े से, बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास, मेरे को एक ग्लास और ए थर्मस ऑफ टी, यानी थर्मस और ग्लास, चाय का थर्मस और ग्लास लाने से पहले उसने क्या साफ़ किया, एक गंदे से कपड़े से टेबल साफ़ करी और उस टेबल पर क्या फैला दी, ग्रीस फैला दी, एक तरह से उसको और ज़्यादा चिकना कर दिया। हाफ एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, सैटर्न रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सैटर्न आ गया और उसने मुझे मेरे इस अकेलेपन से मुक्ति दिलाई। एंड वी ड्रो पास्ट ए लॉट मोर रॉक्स एंड रबिस वेस्टवार्ड्स आउट ऑफ टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश, और हम चल दिए, अब हमको और ज़्यादा चट्टानें मिल रही हैं, कूड़े करकट के ढेर मिल रहे, रबिस मिल रहे पश्चिम दिशा में, और हम माउंट कैलाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माई एक्सपीरियंस इन होर, लेखक कह रहे हैं कि मेरा जो अनुभव था होर कस्बे में, केम एज ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट्स आई हैड रेड अर्लियर ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर। अब ये लेखक कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा है, लोगों ने जब यहाँ पे आए हैं, पुराने ज़माने में लोग यहाँ आए हैं यात्रा करने के लिए, और उन्होंने लेक मानसरोवर के बारे में लिखा है, तो उन्होंने जो लिखा है और मैंने जो एक्चुअल में देखा है, इन दोनों में बड़ा अंतर है, भेद है, कॉन्ट्रास्ट है ना, ये लेखक कह रहे हैं। माई एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव होर कस्बे में, केम एज ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, एक ज़बरदस्त उसमें विरोध है, किसमें, टू अकाउंट्स आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स, जो पहले ट्रैवलर्स आए यहाँ पर, उन्होंने जो लिखा है इसके बारे में, लेख लिखे हैं उनमें, क्योंकि उनका जो फर्स्ट एनकाउंटर था इस लेक के साथ, है ना, जिनमें पहला नाम है इकाई कावागुची, ए जापानीज मॉन्क हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900, यानी 1900 जो ईस्वी है, 1900 जो वर्ष था, ठीक है ना, यानी आज से 122 वर्ष पहले, 2022 चल रहा है, तो 2022 में से 1900 घटा दो तो कितने आगे बताओ, 1022 हो गए, 122 आ गए ना, तो 122 वर्ष पहले जापानीज मॉन्क, एक जापान के एक साधु आए थे जिनका नाम था इकाई कावागुची, उन्होंने लिखा था, इसका वर्णन किया था लेक मानसरोवर का, और वह सो मूव्ड बाय द सैंक्टिटी ऑफ द लेक, कि वो उस लेक मानसरोवर की पवित्रता को देख के इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, दैट ही वर्स्ट इनटू टीयर्स, कि उसकी आँखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, उसकी सैंक्टिटी देख के, उसकी पवित्रता देख के, उसकी कोमलता देख के, उसकी शांत सीरीन जो माहौल था उसको देख के। एक कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और कुछ वर्ष बाद, द हेलोड वाटर्स, ये जो सेक्रेड वाटर्स हैं, पवित्र जो पानी है इस लेक मानसरोवर का, हैड ए सिमिलर इफेक्ट,
इसने भी वही प्रभाव डाला था जो प्रभाव इकाई कावागुची के ऊपर हुआ था। किसके ऊपर डाला था? ऑन स्वेन हेडिन, एक स्वीडन का एक ये वो हैं, कोई बड़े आदमी हैं स्वीडन के, स्वेन हेडिन, ये आए थे। उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी उसको देख के, अर्थात वो भी रोने लग गए थे उसकी पवित्रता को देख के, उसकी उसकी शांति, उसकी सुंदरता को देख के। हु वॉज नॉट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, और जबकि ये जो स्वेन हेडिन थे ये इतनी जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते थे, यानी सेंटिमेंटल नहीं थे, और यूं ही हर हर छोटी छोटी बात पे फूटने वाले नहीं थे ये, है ना, प्रभावित होने वाले नहीं थे। लेकिन उस लेक मानसरोवर की शुद्धता, पवित्रता, शांति, एकांत, है ना, सुंदरता, इसको देख के ये दोनों के दोनों लोग फूट फूट के रोए। रोए का मतलब खुशी के आंसू उनको, कि देखो विश्वास नहीं हो रहा आंखों पे कि इतनी सुंदर भी कोई जगह हो सकती है। अब लेखक कह रहा है कि मेरा उन दोनों का अनुभव और मेरा अनुभव बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि लेखक ने होर कस्बे का वर्णन कैसे किया कि जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे पड़े हैं। चलो एनीवे, इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन आफ्टर 10:30 PM. It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 PM we drew up outside a guest house in Darchen for what turned out to be another troubled night, है ना। अब जब ये कह रहे हैं कि जब हम रवाना हुए वहाँ से होर से, तो शाम हो चुकी थी, है ना, यानी अंधेरा छा चुका था, और उसके बाद फिर हो सकता है 7, 7:30 बजे चले होंगे वहाँ से, और 10:30 बजे ये कहाँ पहुँच गए? इनकी गाड़ी दार्चेन, है ना, दार्चेन कुछ भी बोल लो, इसके गेस्ट हाउस के आगे जाके रुक गई, जो मेरे लिए एक दूसरी परेशानी वाली रात साबित हुई दार्चेन के अंदर। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. Though, if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि होर कस्बे में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए थे, जगह जगह धूल उड़ रही थी, है ना, गंदगी फैली हुई थी, तो इसकी वजह से उनको क्या हो गया? एलर्जी हो गई, धूल घुस गई उनकी नाक में, है ना, तो एलर्जी हो गई, उसके उनको जुकाम हो गई, है ना। तो किकिंग अराउंड इन ओपन एयर, रबिश डंप, तो उस खुले में कूड़े करकट जो ढेर लगे हुए थे उनमें से गुजरते समय, है ना, होर टाउन के अंदर उसने मेरे कोल्ड को पैदा कर दिया, मुझे क्या लग गई? एलर्जी हो गई, जुकाम हो गया एलर्जी वाला। दो इफ़ ट्रुथ बी टोल्ड, अब लेखक कह रहे हैं अगर सच बात कही जाए तो ये है कि मैं क्या लेता था, जब मुझे कोल्ड होती तो मैं हर्बल टी पीता था, लेकिन हर्बल टी पीने का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वन ऑफ माई नॉस्ट्रेल्स वाज ब्लॉक्ड अगेन, मेरी 2 नाक के नथुने होते हैं ना, उनमें से एक नथुना ब्लॉक हो गया था, उससे सांस नहीं ली जा रही थी। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जैसे ही मैं सोने के लिए कोशिश करता, लेटता, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, मैं कन्विंस नहीं होता था दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशिएंट ऑक्सीजन, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि दूसरे से मुझे इतनी ऑक्सीजन मिल जाएगी जो मेरे लिए क्या हो? पर्याप्त हो। लेखक को लग रहा है कि मेरी एक नाक में दो नथुने होते हैं, उनमें से एक नथुना क्या हो गया है? बंद हो गया है, तो दूसरे से मुझे इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जो मेरे लिए क्या हो? पर्याप्त हो। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स, मेरी घड़ी ने बताया कि मैं अब कितने ऊंचाई पे आ गया था। अब थोड़ा पहले से नीचा आ गया ना, ये पहले 5500 करीब आया था ना, उतना किलोमीटर था, वो मीटर्स था, अब 4760 पे आ गए ये, तो मेरी घड़ी ने इतनी ऊंचाई शो की। इट वॉज नॉट मच हायर देन राबू, हालांकि ये जगह राबू जहाँ से वो रवाना हुए थे शुरू में, उससे ज़्यादा ऊंची नहीं थी। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट, और वहाँ राबू में मैं रात को कई बार मुंह खोल के ऑक्सीजन ले रहा था, यानी मुंह से सांस लेनी मुझे पड़ रही थी। आई हैड ग्रोन अकस्टम्ड टू दीज नॉक्चर्नल डिस्टर्बेंसेज बाय नाउ, अब तक मैं रात्रि को होने वाले इन परेशानियों से का अभ्यस्त हो गया था, यानी राबू में भी हो सकता है कई दिन रुका होगा ये लेखक, है ना, तो वहाँ भी रात को डिस्टर्बेंस तो होता था,
यानी थोड़ी परेशानी तो होती थी सांस लेने में, लेकिन वो जैसे तैसे मैनेज कर लेता था, है ना। बट दे स्टिल स्केयर्ड मी। तो वो लेखक कह रहे हैं कि मैं ये जो रात्रिकालीन, नॉक्चर्नल का मतलब होता है रात्रिकालीन, जो ये डिस्टर्बेंसेस, जैसे नींद खुल जाती है ना, कुछ प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो लेखक कह रहे हैं लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा भयभीत हो गया था उन चीज़ों से। अब यहाँ पे उनके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है रात को। टायर्ड एंड हंग्री, मैं थका हुआ था, भूखा था। अब भूखा क्यों? क्योंकि रात को 10:30 बजे पहुँचे, हो सकता है कुछ नहीं मिला होगा वहाँ खाने पीने के लिए, और दूसरा है जैसा इनको चाहिए वैसा नहीं मिला होगा, ये भी हो सकता है। अपने इंडियन तो कुछ भी खा लेते हैं, कचौरी समोसा कुछ भी मिल जाए, पोहे से ही काम चला लेते हैं, और नहीं तो बिस्कुट खा के पानी पी के सो जाएंगे। टायर्ड एंड हंग्री, मैं भूखा था, थका हुआ था। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग, मैंने शुरू कर दिया सांस लेना, थ्रू माई माउथ, मेरे मुंह से। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद, आई स्विच्ड टू सिंगल नॉस्ट्रल पावर, मैं एक नाक से जोर जोर से सांस लेने लगा। विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, जो ऐसा लग रहा था कि हाँ पर्याप्त ऑक्सीजन आ रही है। लेकिन जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, है ना, जैसे होता है ना दिमाग चकराने लग जाता है ना, जैसे मैं कहीं दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। आई वोक अप एब्रप्टली, मैं एकदम से खड़ा हो गया, उठ बैठा। समथिंग वाज रॉन्ग, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। माई चेस्ट फेल्ट हैवी, मेरा स्ट्रेंजली हैवी, मेरा जो चेस्ट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली भारी फील कर रहा था, भारीपन महसूस हो रहा था सीने में। एंड आई सेट अप, और मैं बैठ गया। लेखक को लग रहा है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है। ए मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेज, अब लेखक पहले सो रहा था, है ना, सो रहा था, और बीच बीच में जब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती तो मुंह से सांस ले लेता था। लेकिन अचानक से ऐसा लगा, नींद आ गई होगी, जैसे सपना सा आने लग गया, और मैं बस जा रहा हूँ कहीं, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, उठ के उड़ रहा हूँ आकाश में, ऐसा लगा लेखक को, है ना। तो डर सा लग गया है, कोई ऐसा बेकार सा सपना देखा उसने, अचानक से वो बैठ गया, और लेखक को ऐसा लगा जैसे कि सीने में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक होने वाला है। लेकिन जैसे ही मूवमेंट हुआ, लेखक उठ बैठा, उससे उसका जो नेजल पैसेज था, नाक का जो रास्ता था, वो खुल गया, नाक खुल गई उसकी, दोनों नथुने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, तुरंत नाक के नथुने खुल गए दोनों के दोनों। एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, और चेस्ट के अंदर अंदर जो फीलिंग थी वो भी बड़ी रिलीव हो गई, आराम आ गया। क्यूरियस आई थॉट, मैंने सोचा ये बड़ी विचित्र बात है भाई। आई ले बैक डाउन, मैं दोबारा लेट गया, जब नाक खुल गई तो वापस लेट गया। एंड ट्राइड अगेन, और फिर वापस से सोने की कोशिश की मुंह से सांस लेके, सेम रिजल्ट, दोबारा भी यही चीज़ हुई। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉड, है ना, जैसे ही लेखक को कुछ सपने जैसे चीज़ आ रही है ना, तो उसमें लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, एक विचित्र सी जगह पे जा रहा हूँ, लैंड ऑफ नॉड, जहाँ कुछ नहीं है, आसमान है, वीरान है, ऐसी जगह में मैं डिसअपियर हो रहा हूँ, गायब हो रहा हूँ ऐसी जगह पे। वैन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, है ना, जो कि मेरे अंदर से कुछ सजेशन आया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, हो सकता है ये दोबारा से मुझे वही जो बिजली के इम्पल्सेस आते हैं ना, इमरजेंसी वाले, वही आ रहे लगते हैं। बट इट वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स, लेकिन ये पिछले जो मौक़ों पर, जैसे राबू में जो ठहरा था, तो वहाँ भी प्रॉब्लम तो होती थी रात को, लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उससे क्या थी, ज़्यादा थी ये। दिस टाइम आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, इस बार मैं सांस लेने के लिए मुंह नहीं खोल रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। यानी पहले तो क्या होता था, नींद आ जाती थी, बस जब कभी थोड़ा बहुत ऐसा लगता था, बेचैनी होती, तो लेखक मुंह से खोल के सांस ले लेता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ और उससे थोड़ा सीरियस मामला हो गया था कि लेखक को नींद नहीं आ रही थी। जैसे नींद लेने की कोशिश करता, एकदम से अजीब से विचित्र से सपने आने लग जाते, और सीने में भारीपन महसूस होने लगता, और ऐसा लगता कि मैं पता नहीं कहाँ दूसरी दुनिया में उड़ के चला जा रहा हूँ। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, अब जैसा फिर वापस से महसूस हुआ लेखक को, एकदम उठ बैठा लेखक, और तुरंत ही वापस बेटर फील करने लगा। यानी जब बैठा हो जाए तो सब ठीक है, लेटा सोई गड़बड़। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और जब बैठ गया तो मैं आराम से सांस भी ले पा रहा था, और मेरा चेस्ट भी हल्का था, सीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एज जून एज आई ले, लेकिन जैसे ही मैं लेटता डाउन, नीचे लेटता, माई साइनसेस फिल्ड, मेरी नाक के दोनों नथने भर जाते, एंड माई चेस्ट वाज और मेरे सीने में अजीब सी धड़कन हो जाती। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल,
अब मैं उठ बैठ गया और पीठ किससे लगा ली, दीवार से लगा ली, दीवार से सहारा लेके बैठ गया। बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन मैं इतना नहीं कर पा रहा था कि मैं पैर लंबे करके लेट जाऊं, सो जाऊं। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा था कि किस कारण पर मैं अपनी अंगुली रखूं, अर्थात एग्जैक्ट कारण क्या है मैं ये समझ नहीं पा रहा था। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मुझे सोने से डर लग रहा था। लेखक को लग रहा था कि मैं सोया और बेटा गया काम से। ए लिटिल वॉइस इनसाइड मी वाज सेइंग, मेरे अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आ रही थी, दैट इफ़ आई डिड, अगर मैं सोया, आई माइट नेवर वेक अप अगेन, तो मैं दोबारा कभी उठ नहीं पाऊंगा, दोबारा जग ही नहीं पाऊंगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, इसलिए मैं पूरी रात जागता रहा। शैटन टुक मी टू द दार्चेन मेडिकल कॉलेज, अब चूंकि लेखक को रात भर नींद नहीं आई, तो सैटन जो ड्राइवर था उनका, वो मुझे दार्चेन के मेडिकल कॉलेज में ले गया द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह। द मेडिकल कॉलेज एट दार्चेन वाज न्यू, वो मेडिकल कॉलेज बिल्कुल नया था। एंड लुक्ड लाइक ए मोनेस्ट्री, और वो एक तरह से बौद्ध मठ जैसा लग रहा था। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। विद ए वेरी सॉलिड डोर, एक बहुत सॉलिड दरवाजा था। दैट लेड इनटू ए लार्ज कोर्ट यार्ड, जो कि एक बड़े से आंगन में खुलता था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, हम कंसल्टिंग रूम में पहुंचे और वहां पाया, विच वाज डार्क, जो कि अंधेरा हो रहा था वहां पे, एंड कोल्ड, बिल्कुल ठंडा था, एंड ऑक्यूपाइड बाई ए टिबेटन डॉक्टर, और वहां पे एक तिब्बती डॉक्टर बैठा हुआ था। हु वोर नन ऑफ द पैराफर्नेलिया, जिसने कुछ भी डॉक्टर का लिबास नहीं पहन रखा था, सफ़ेद कोट और गले में स्टैथ, है ना, हाथ में टॉर्च, इस तरह का कुछ भी उसके नहीं था। दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जैसी कि मैं आशा कर रहा था। नो वाइट कोट, ही लुक्ड लाइक एनी अदर टिबेटन, वो बिल्कुल, उसने वाइट कोट नहीं पहन रखा था, बिल्कुल एक सामान्य तिब्बती आदमी जैसा लग रहा था। विद ए थिक पुलोवर, और एक मोटा उसने पुलोवर पहन रखा था, कोट पहन रखा था लंबा नीचे तक आने का। एंड ए वुली हैट, और एक ऊनी टोपी पहन रखी थी। वेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स, जब मैंने उन्हें अपने कि मुझे नींद नहीं आ रही है ये वाले लक्षण उन्हें बताए, एंड माई सडन एवर्जन टू लाइंग डाउन, और मैंने बताया कि मुझे लेटने से अरुचि हो गई है, कि मैं लेटते ही मुझे अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है। तो उसने ही सॉट मी ए फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। वाइल फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट, मेरी कलाई में नब्ज देखते हुए। इट इज़ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सैटन, अंत में उसने कहा सैटन के माध्यम से कि मुझे कोल्ड हुआ है, मुझे ठंड लगी है और एलर्जी वाला जुकाम हुआ है। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, ये सर्दी जुकाम है और ऊंचाई का प्रभाव है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं तुम्हें इसके लिए दवाई दे देता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा, मैंने उससे पूछा कि क्या आप समझते हो कि मैं इतना रिकवर कर जाऊंगा, इतना ठीक हो जाऊंगा कि मैं कोरा कर सकूं। तो डॉक्टर बोला, ओ यस, अरे हाँ। ही सेड यू विल बी फाइन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन एनवलप, मैं बाहर आ गया मेडिकल कॉलेज से, मेरे हाथ में था एक ब्राउन कलर का लिफाफा, स्टफ्ड विद, जिसमें रखी हुई थी 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, 15 कागज़ की पुड़िया। आई हैव ए 5 डे कोर्स, मेरे को 5 दिन की दवाई मिली थी, यानी 15 थी तो इसका मतलब तीन तीन टाइम की, सुबह दोपहर रात की। ऑफ टिबेटन मेडिसन, वो तिब्बती दवाइयाँ थीं। विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जिन्हें मैंने तुरंत लेना शुरू कर दिया। आई ओपनड एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, मैंने नाश्ते के बाद वाला जो पैकेज था, जो पुड़िया थी, वो खोली। एंड फाउंड इट, और पाया, इट कंटेंड ए ब्राउन पाउडर, कि उसमें कुछ ब्राउन पाउडर था, कुछ भूरे रंग का पाउडर था। दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जिसे मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमोन, वो दालचीनी जैसा लग रहा था, दालचीनी जैसे होती है ना, ये एक मसाला जैसा होता है कुछ, है ना, जो पेड़ की जो छाल होती है ना, उससे बनता है। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड द बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइएबल, अब लेखक कह रहे हैं कि जो
लंच टाइम का जो पुड़िया थी और जो रात को लेने वाली जो पुड़िया थी वो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, ये क्या है। लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाई, यानी वो आइडेंटिफाइएबल नहीं थी कि ये क्या चीज़ है। लेकिन बोथ कंटेंड स्मॉल, दोनों ही पुड़िया में थी छोटी छोटी स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, गोलाकार ब्राउन रंग की गोलियां। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक सीप डंग, वो कुछ ऐसा संदेह हो रहा था कि ये उसकी भेड़ की मींगनी हो, है ना, जैसे गाय गोबर करती है ना, ऐसे भेड़ जो होती है वो मींगनी करती है तो ओसी लग रही थी वो। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन हाँ निस्संदेह मैंने उन्हें लिया। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, मेरी पूरे दिन की खुराक लेने के बाद, सुबह दोपहर शाम की खुराक लेने के बाद, सुबह दोपहर रात की खुराक लेने के बाद, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं बहुत मस्त सोया। लाइक ए लॉग, जैसे कोई लकड़ी पड़ी हुई हो। नॉट ए डेड मैन, हाँ ये बात नहीं कि मैं कोई मर गया हूँ, है ना, जैसे मरा हुआ नहीं, लकड़ी जैसे मरा हुआ आदमी था वो भी लकड़ी जैसा ही होता है, लेकिन मैं लकड़ी जैसा नहीं था, बस अच्छी तरह से नींद मुझे आई। वंस ही सॉ, एक बार जब उसने देखा, दैट आई वॉज गोइंग टू लिव, कि हाँ मैं अब जीवित रहूँगा, सैटन लेफ्ट मी, सैटन मुझे छोड़ के चला गया। टू रिटर्न टू ल्हासा, ल्हासा लौट गया। जब सैटन को लग गया कि भाई हाँ अब ये खतरे से बाहर है, तो वो मुझे छोड़ के ल्हासा चला गया। एज ए बुद्धिस्ट, चूँकि वो बुद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही न्यू, वह जानता था, दैट इट डिड नॉट रियली मैटर इफ़ आई पास्ट अवे, कि अगर मैं मर जाऊं तो उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बौद्ध जो होते हैं उनको जीवन मरण से इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन उसने कहा लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा, बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन हाँ इससे मेरा बिजनेस जरूर प्रभावित हो सकता है अब लेखक कह रहे हैं, डार्चन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। अब चूंकि लेखक को रात को अच्छी नींद आ गई थी, इसलिए जो डार्चन था वो इतना भयानक नहीं लग रहा था। इट वॉज स्टिल डस्टी, हालांकि वो भी धूल भरा था, पार्शियली डेरेलिक्ट, थोड़ा सा अनदेखा भी था, लोगों द्वारा उसकी देखभाल नहीं की गई थी, एंड पंक्चुएटेड बाई हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, और जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए थे। बट द सन शोन ब्रिलियंटली इन द क्लियर ब्लू स्काई, लेकिन साफ नीले आसमान में सूरज चमक रहा था बहुत अच्छी तरह से। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन, और उस समतल मैदान से के पार उस तरफ देखने पर, टू द साउथ, दक्षिण दिशा में, गेव मी ए विजन, मुझे स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था, ऑफ द हिमालयाज, कमांडेड बाय ए ह्यूज, जो कि किसके द्वारा कमांडेड थे, स्नो केप्ड माउंटेन, गुरला मानधाता, जिसमें क्या नज़र आ रही थी, सबसे ऊंची चोटी गुरलाम मानधाता, जो कि बर्फ से ढकी हुई थी, वो एक तरह से सरताज नज़र आ रही थी। विद जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट समिट, जिसकी चोटी, समिट यानी चोटी के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा बादल का मंडरा रहा था, ऊपर लटका हुआ था, ऊपर नज़र आ रहा था। द टाउन हैड ए कपल ऑफ रूडिमेंट्री जनरल स्टोर्स, उस कस्बे में, डार्चन कस्बे में, कुछ पुराने ज़माने की सी दुकानें थीं, सेलिंग चाइनीज़ सिगरेट, जो क्या क्या चीज़ें बेच रहे थे, क्या क्या चीज़ें थीं उन दुकानों में, सिगरेट, साबुन, अन्य बेसिक प्रोविजंस, और जो भी चाय चीनी वगैरह इस तरह की चीज़ें, प्रोविज़न स्टोर, है ना, परचूने का सामान, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और वही जो प्रार्थना करने वाले जो झंडे होते हैं उनकी खूब सारी लड़ियाँ लटक रही थीं। इन फ्रंट ऑफ वन, एक दुकान के आगे, मैन गैदर्ड, लोग इकट्ठे हो रखे थे, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, फॉर ए गेम ऑफ पूल, ताश पत्ती खेल रहे थे। द बैटर टेबल, और जो वहाँ पे टेबल रखी हुई थी, है ना, वो बड़ी खस्ता हाल थी। लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस, वो बड़ी विचित्र लग रही थी, बहुत ही वैसी लग रही थी पुराने ज़माने की सी, इनकॉन्ग्रुअस लग रही थी, जो मैच नहीं कर रही थी। इन द ओपन एयर, उस खुली सुंदर सी हवा में। वाइल, यानी मौसम इतना अच्छा है, लेकिन वो टेबल जो है बहुत ही पुराने आदिम ज़माने की है। वाइल नियर बाई, और वहीं पास में, वुमन वास्ड देयर लॉन्ग हेयर, महिलाएं अपने लंबे सिर के बालों को धो रही हैं। इन द आइसी वाटर, उस ठंडे पानी में, ऑफ ए नैरो ब्रुक, एक छोटा सा झरना बह रहा है, उसके पानी में अपने लंबे बालों को धो रही हैं।
दैट बेबल डाउन, जो कि झरना कल कल करता हुआ बह रहा है, पास्ट माई गेस्ट हाउस, मेरे गेस्ट हाउस के पास में से। दार्चेन फेल्ट रिलैक्स्ड, दार्चेन थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, सब लोग आराम आराम से कर रहे थे काम अपना। एंड अनहरीड, बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, इट केम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, लेकिन मेरे लिए एक थोड़ी परेशानी पैदा हो गई। देयर वर नो पिलग्रिम्स, क्योंकि वहाँ पर कोई श्रद्धालु नहीं थे। क्योंकि लेखक क्यों गए थे बताओ? कोरा करने के लिए गए थे, परिक्रमा लगाने के लिए गए थे माउंट कैलाश की। लेकिन वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि पिलग्रिम्स हैं ही नहीं, जो श्रद्धालु होते हैं, जो और जो लोग पर्यटक आते हैं जो कोरा करने के लिए, परिक्रमा लगाने, वो कोई था ही नहीं, बस ये लेखक अकेले ही थे। आई हैड बीन टोल्ड दैट, मुझे ये बताया गया था, दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन, कि जब पर्यटकों का मौसम होता है, पर्यटकों का जब सीजन होता है, मेला जब होता है, उस मौसम में तो द टाउन वाज वसलिंग। हाइट का मतलब क्या है? जब खूब सारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उस समय तो टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है विजिटर्स की। मैनी ब्रॉट देयर ओन एकोमोडेशन, कई श्रद्धालु तो अपना खुद का एकोमोडेशन लेके आते हैं, टेंट वगैरह लेके आते हैं। एनलार्जिंग द सेटलमेंट, जो राउंड इट्स एजेस, जो कि इस डार्चेन कस्बे के चारों तरफ अपने टेंट गाड़ लेते हैं। एज दे सेट अप देयर टेंट्स विच स्पिल्ड डाउन ऑन द प्लेन, जो कि दार्चेन कस्बे के चारों तरफ का जो प्लेन एरिया है, उसमें जगह 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 टेंट बिखर जाते हैं, लोगों के बिखरे हुए नजर आते हैं जब सीजन पीक पे होता है। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ द सीजन, मैंने अपना जो टाइम सेट किया था वो ये किया था कि मैं शुरुआत में ही पहुंच जाऊं, जब सीजन शुरू होता है उसी समय ही पहुंच जाऊं। बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी ही ज़्यादा आ गया, थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी आ गया। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस, मैं मेरे ऑप्शंस पे विचार कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ मैं। ओवर ए ग्लास ऑफ टी, चाय पीते समय। इन डार्चेन्स ओनली कैफ़े, डार्चेन के एक अकेले कैफ़े में, जैसे वहाँ था ना होर में, वहाँ भी अकेला ही एक ही कैफ़े था, एक ही रेस्टोरेंट था, और यहाँ भी अकेला ही रेस्टोरेंट है। आफ्टर ए लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ा सा कंसिडर करने के बाद, थोड़ा सा चिंतन मनन करने के बाद, आई कंक्लूडेड, मैंने ये निष्कर्ष निकाला, दे वर सीवियरली लिमिटेड, कि मेरे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हैं, मेरे पास करने के लिए बहुत कम ऑप्शन हैं। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। अब लेखक क्या करते हैं ये, कि जब कभी किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो अपने माइंड को ये पॉजिटिव सजेशंस देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा सोचो, अभी कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई जिसमें बस तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचो। तो लेखक कह रहे हैं मैं खूब कोशिश कर रहा था पॉजिटिव सोचने की, अपना सेल्फ हेल्प प्रोग्राम जो था उसकी, लेकिन कुछ उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, यानी कुछ उपाय नज़र नहीं आ रहा था। इन माई डिफेंस, it had not been easy with me with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. अब लेखक कह रहे हैं मेरे बचाव में, जो ना पॉजिटिव थिंकिंग वाले बचाव में, इट हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज, क्योंकि चूँकि लेखक को अभी भी थोड़ी सी परेशानी तो है ही रात को सोने की, है ना। बट हाउएवर आई लुकड एट इट, लेकिन मैंने फिर भी कंसीडर किया, हाँ ये इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि हाँ मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे वेट कर लेना चाहिए। तो बस मैंने यही सोचा, आई कुड ओनली वेट, मैं और कुछ नहीं कर सकता, बस क्या कर सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ, इंतज़ार कर सकता हूँ। द पिलग्रिमेज ट्रेल वाज वेल ट्रॉडन, अब वो जो माउंट कैलाश के चारों तरफ परिक्रमा करने का जो मार्ग था, हालांकि वो बिल्कुल वेल ट्रॉडन था। वेल ट्रॉडन का मतलब है कि वो बिल्कुल स्पष्ट था, यानी उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात तो नहीं थी, यानी कोई अकेला भी जाके, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा है तो आप कभी भी चले जाओ, आप आराम से लगा सकते हो उसको, ठीक है ना, कोई साथी है तो नहीं है तो वेल ट्रॉडन था। बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन मेरा मन नहीं था कि मैं इसको अकेले करूं। द कोरा वाज सीजनल, जो कोरा था, ये परिक्रमा जो थी वो सीजनल थी, यानी ऐसा नहीं कि पूरे साल भर कर सकते हो आप। क्यों नहीं कर सकते थे, क्यों सीजनल था ये? बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट, क्योंकि रूट के जो कुछ हिस्से थे वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो, क्योंकि वो बर्फ़ से क्या हो जाते थे, ब्लॉकेज हो जाते थे, बर्फ़ से रास्ता बाधित हो जाता था।
आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, मुझे ये भी नहीं पता था कि स्नो वहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्लियर हुई है या नहीं हुई है। बट आई वॉज नॉट एनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस, लेकिन हाँ मुझे दिख रहा था कि लेखक जो गेस्ट हाउस में रुके हुए थे ना, उसके पास में से झरना बह रहा था ना, और उस पे क्या बर्फ जमी हुई थी उसके दोनों किनारों पे, तो उससे लेखक बिल्कुल एनकरेज नहीं हुए, अर्थात लेखक डिस्करेज हुए कि वहाँ पक्का कुछ ना कुछ बर्फ मिल सकती है, क्योंकि द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंज टू द बैंक्स ऑफ द डार्चेंस ब्रुक, ब्रुक यानी जो झरना था, वो डार्चन की वो जो झरना था उसके किनारों पर अभी भी बर्फ चिपकी हुई थी, स्टिल क्लंग यानी चिपकी हुई थी, ड्राई आइस, डर्टी आइस है ना। गंदी क्यों है वो, क्योंकि जब बर्फ होती है तो उस पर धूल मिट्टी जमती है तो वो गंदी नजर आती है। सिंस सैटर्न हैड लेफ्ट, अब चूंकि सैटर्न भी जा चुका था, आई हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन, उसके जाने के बाद एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला दार्चन के अंदर विद इनफ इंग्लिश, जो इतनी इंग्लिश जानता हो टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, कि मेरे इस सबसे बेसिक क्वेश्चन का भी आंसर दे सके कि भाई रास्ते में बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई इंग्लिश समझता ही नहीं था। अनटिल दैट इज आई मैट नॉर्बू, यानी मुझे तब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला जब तक कि मेरी मुलाकात किससे नहीं हो गई, नॉर्बू से। अब ये नॉर्बू एक दूसरे व्यक्ति हैं। द कैफ़े वाज स्मॉल, वो जो कैफ़े था वो छोटा था, डार्क अंधेरा था, एंड कैवर्नस और गुफा जैसा था, विद ए लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रैन डाउन इन द मिडल, है ना, दैट विद ए लॉन्ग मेटल स्टोव, जिसमें एक बहुत लंबा मेटल स्टोव था, है ना, एक तरह से बड़ी नली लगा रखी होगी, क्योंकि ये कैफ़े है तो उस पर तरह तरह की चीज़ें पकाते हैं ना, उस तरह से, जैसे ऐसे समझ लो जैसे ये बड़ी नली होगी, है ना, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये वो है, क्या नाम है, स्टोव है ना, और भी यहाँ पे जगह जगह बर्नर लगा रखे होंगे इन्होंने, तो इसमें से यहाँ पे कुछ पका लो, यहाँ पे कुछ पका लो, यहाँ पे जैसे गैस के चूल्हे होते हैं ना, उसमें 4 चूल्हे होते हैं, तो ऐसे ही हो सकता है ये। तो बीच तक ये फैला हुआ था उस कैफ़े में, जो स्टोव था उसकी लाइन। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रेथ्ड इन सीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड, अब वो जो कैफ़े था उसकी जो दीवारें थीं और जो छत थी उस पर चिपका हुआ था, सीट्स चिपकी हुई थीं मल्टी कलर्ड, अनेक रंगों वाली प्लास्टिक की, यानी दीवारों पे और छत पे प्लास्टिक की वो लगी हुई थी, लेयर लगी हुई थी, ऑफ स्ट्राइप्ड वेराइटी, जिसमें अलग अलग तरह के रंग थे। ब्रॉड ब्लू, है ना, ये वाला ब्रॉड ब्लू रंग था, रेड था, वाइट था, दैट इज मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप। एक तरह से आपने देखा होगा उसके रैगजीन के बैग आते हैं, प्लास्टिक के बैग आते हैं ना, उस तरह के, तो उस तरह के प्लास्टिक के दीवारों पर और छत पे क्या लगे हुए थे, पेपर्स लगे हुए थे, है ना, एक तरह से लेयर लगी हुई थी, जिससे कि मजबूत भारी वाले शॉपिंग बैग्स बनाए जाते हैं, जो कि बिकते हैं चीन के अंदर और अन्य देशों में, एशिया के और यूरोप के देशों में भी। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स, और चाइना सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ, प्लास्टिक के लिए, है ना, संसार में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक चाइना में बनती है, अलोंग द सिल्क रोड टुडे, है ना, यानी ये जो सिल्क रोड है इसके द्वारा चाइना सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है, प्लास्टिक एक्सपोर्ट करता है। द कैफ़े हैड ए सिंगल विंडो, कैफ़े में एक विंडो थी, विसाइड विच, जिसके पास में आई हैड टेकन अप पोजीशन, मैंने अपनी जगह ले रखी थी, सो दैट, जिससे कि आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, जिससे कि मैं अपने नोटबुक के पेजेस को देख सकूँ, जिसमें प्रकाश आ जाए, उस अकेली खिड़की के पास में बैठा हुआ था। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट ए नॉवल विद मी, मैं अपने साथ एक उपन्यास भी लेके आया था, टू हेल्प पास द टाइम, जिससे कि मेरा टाइम पास हो सके। नॉर्बू सॉ माई बुक, नॉर्बू ने मेरी बुक देखी, व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया, एंड आस्क्ड विद ए जेस्चर, और ऐसा हाव भाव बना के बोला, इफ़ ही कुड सिट अपोजिट मी, क्या वह मेरे सामने बैठ सकता है, ऐसा उसने पूछा, एट माई रिकेटी टेबल, मेरी उस टूटी फूटी टेबल के ऊपर। यू इंग्लिश, और उसने पूछा आप इंग्लिश हैं, अर्थात आप अंग्रेज़ हैं। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा,
आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, जब उसने नोरबू ने चाय ऑर्डर कर दी और पूछा कि क्या मैं आपके सामने बैठ सकता हूँ, और फिर बैठ के पूछा क्या आप इंग्लिश हैं, अर्थात आप इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आई टोल्ड हिम आई वाज, मैंने कहा हाँ मैं इंग्लिश हूँ। एंड वी स्ट्रक अप ए कन्वर्सेशन, और हम में बातें शुरू हो गई, यानी वो नोरबू इंग्लिश जानता था। अब आगे पता चलेगा नोरबू कौन है। आई डिड नॉट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स, मुझे नहीं लगता था कि वो इस एरिया का रहने वाला है। बिकॉज ही वॉज वेयरिंग ए विंड शीटर, क्योंकि उसने एक विंड शीटर पहन रखी थी। विंड शीटर सर्दियों में पहनते हैं ना अपन, जैकेट सी होती है इसमें हवा पास नहीं होती है ठंड से बचने के लिए, तो उसने एक विंड शीटर पहन रखी थी जो कि वहाँ के लोग नहीं पहनते, तिब्बत वाले लोग। एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और उसने मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स, ऐसे वो चश्मे पहन रखे थे, इस तरह के गोल फ्रेम वाले, है ना, ऐसे चश्मे पहन रखे थे जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी ही पहनता है, यानी सामान्य तिब्बत जो सामान्य लोग हैं वो नहीं, उनके लोगों के पास ऐसे नहीं पाए जाते। मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहन रखे थे ऑफ ए वेस्टर्न स्टाइल, है ना, अंग्रेजी स्टाइल के। ही वाज ए टिबेटन, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा कि हाँ मैं तिब्बत का ही रहने वाला हूँ, बट वर्कड इन बीजिंग, लेकिन मैं बीजिंग में काम करता हूँ, चाइना की वो है ना कैपिटल बीजिंग, वहाँ काम करता हूँ। कहाँ पर? एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस, चाइना की एक एकेडमी है सोशल साइंसेस की, यानी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसमें इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, है ना, एक देसी संस्कृति, देशज जो संस्कृति होती है ना, लोक संस्कृति जो होती है, उसके साहित्य के एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम करता हूँ। आई अज्यूम्ड ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, यानी वो चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, उसमें जो एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज है, अभी ये बहुत बड़ी एकेडमी है ना, ये डिपार्टमेंट मतलब एक इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर है ना, उसमें ये काम करता था नोरबू, कोई प्रोफेसर थे एक्चुअली में ये नोरबू जो हैं। आई अज्यूम्ड ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, मैंने कल्पना की कि ये किसी फील्ड वर्क से यहाँ आए हैं, है ना, कुछ रिसर्च करने के हिसाब से यहाँ आए हैं। यस एंड नो, उसने कहा हाँ भी और ना भी, मान सकते हो आप मैं रिसर्च करने आया हूँ, नहीं भी देखा जाए तो नहीं भी आया रिसर्च करने, अब पता चलेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं। ही सेड, नोरबू ने कहा, आई हैव कम टू डू द कोरा, क्योंकि मैं कोरा करने के लिए आया हूँ। माई हर्ट जम्प्ड, मेरा हृदय छलांगे मारने लगा, खुशी हुई लेखक को। नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स, नोरबू इन दिनों एकेडमिक पेपर्स लिख रहा था, है ना, जो शोध लेख होते हैं ना वो लिख रहा था, अबाउट द कैलास्कोरा, कैलास्कोरा के बारे में, एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में, इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट साहित्य है, जो बौद्ध साहित्य है, उसके विभिन्न कामों में इस कोरा की इंपॉर्टेंस के अध्ययन कर रहा था फॉर मेनी ईयर्स, बहुत वर्षों से। ही टोल्ड मी, उसने बताया, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद ने कोरा नहीं किया, यानी काम तो वो कोरा के ही कर रहा था, इन रिसर्च कर रहा था उसके बारे में कि इस कोरा का बौद्ध साहित्य में, बौद्ध जीवन में क्या महत्व है, लेकिन खुद ने कभी करके नहीं देखी थी, तो इसलिए वो इस बार कोरा करने के लिए आया था। When the time came, जब टाइम आया, फॉर मी टू टेल हिम, उसे ये बताने का, वॉट ब्रॉट मी टू डार्चन, कि मैं यहाँ डार्चन में किस काम के लिए आया हूँ। हिज आइज लिट अप, तो उसकी आंखों में चमक आ गई, जब उसे पता चला कि भाई मैं भी यही काम करने आया हूँ, कोरा करने आया हूँ, तो दोनों मिल गए कोरा कोरा वाले, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वी कुड बी ए टीम, उसने कहा हाँ हम दोनों की टीम बन जाएगी। ही सैड एक्साइटेडली, उसने उत्तेजित होकर कहा, टू एकेडमिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, दो एकेडमिक्स का मतलब शिक्षक मान लो, है ना, जो लाइब्रेरी से एस्केप करके यहाँ आ गए हैं एक्चुअल काम करने के लिए, लाइब्रेरी में से बाहर निकल आए हैं। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वाज वर्किंग आफ्टर ऑल, अब मुझे लगा हाँ मेरी जो सकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच की जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरी व्यूह रचना है, वो अच्छे से काम कर रही है। देख लो, मुझे आखिरकार जोड़ीदार मिल ही गया। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबू हु वाज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस,
was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. लेखक कह रहे हैं कि मुलाकात जब हुई नॉर्बू से तो उसने कहा भाई हाँ मैं कोरा करने तो एकदम दोनों खुश हो गए। लेकिन अब लेखक कह रहे हैं कि मेरी जो शुरुआती जो राहत थी मीटिंग जब मैं नॉर्बू से मिला, जो कि उसी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था जिसमें मैं ठहरा हुआ था, वाज टेम्पर्ड, तो वो थोड़ा सा कम हो गया मेरा उत्साह जब मुझे ये पता चला, ये रियलाइज हुआ कि वो भी ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड, कि वो भी इल इक्विप्ड का मतलब होता है वेल इक्विप्ड और इल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड का मतलब जैसे कोई काम करने जा रहे हो आप और उस काम से संबंधित सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं तो कहा जाएगा भाई आप वेल इक्विप्ड हो, यानी आपके पास सब इक्विपमेंट हैं। और इल इक्विप्ड का मतलब आप किसी काम करने के लिए जा रहे हो और आपके पास है कुछ नहीं, है ना, तो आपको क्या बोला जाएगा, इल इक्विप्ड बोला जाएगा। तो लेखक को थोड़ा सा उत्साह कम हो गया जब उन्हें पता चला कि जैसे जिस तरह से मैं फक्कड़ हूँ वैसे ये भी फक्कड़ है, यानी फक्कड़ का मतलब ये है कि इसके पास भी मतलब उस तरह का साजो सामान जो चाहिए वो नहीं है। एज आई वाज फॉर द पिलग्रिमेज, इस यात्रा के लिए, जैसे इस यात्रा के लिए जितना इक्विपमेंट चाहिए, साधन सामान चाहिए, है ना भाई, जैसे यात्रा पे जाते हैं तो भाई रेन कोट चाहिए, जूते चाहिए अलग तरह के, और ठहरने के हिसाब से, तो उतनी सारी चीज़ें इनके पास नहीं थी। ही केप्ट टेलिंग मी, वो मुझे कहता रहा, हाउ फैट ही वाज, कि वो कितना मोटा है, एंड हाउ हार्ड इट वाज गोइंग टू बी, कि मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है। वेरी हाई अप, कितना बहुत ऊंचा है। तो इस तरह से लेखक को डराता भी था वो नॉर्बू। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, वो मुझे ये याद दिलाता रहता, सो टायरसम टू वॉक, अरे यार ये वास्तव में बहुत चढ़ाई जो है या इसकी कोरा करना बहुत कठिन काम है, बहुत टायर वाला काम है, बहुत थकाने वाला काम है। ही वॉज नॉट रियली ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, अब वो लेखक कह रहे हैं कि वो वास्तव में प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं था, यानी जो असली बुद्धिस्ट होते हैं उनके लिए तो ये माएँ हाथ का खेल होता है कोरा करना, ये क्या एकेडमिक्स है, ये एकेडमिशियन है ना, पढ़ा लिखा आदमी है, तो इसके बस की बात नहीं है ऐसे। ही वॉज नॉट रियली ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, इट ट्रांसपायर्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं है, यानी बस वो बुद्ध धर्म में जन्म हो गया बस, बाकी उसको बुद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट ही हैड एंथुजियाज्म, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि उसके अंदर उत्साह तो था कोरा करने का। एंड ही वाज ऑफ कोर्स और टिबेटन, और हाँ कम से कम ये टिबेटन तो है ही ना, है ना, थोड़ा बहुत तो गुण तो आते ही हैं पुरखों के। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, अब लेखक कह रहे हैं जब मैंने सोचा था कि मैं माउंट कैलाश का कोरा करने जाऊंगा, तो मैंने पहले शुरू में सोचा था कि मैं जो वहाँ के वो होते हैं, क्या नाम है, जो असली जो संत होते हैं, मोंक होते हैं, उनके साथ मैं कोरा करूँगा और उनके ज्ञान का लाभ उठाऊँगा। तरह तरह की लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं लेकिन अब कौन बट में आया उसके में, नोरबू बट में आया नोरबू उसके हिस्से में आया। तो ऑल दो, यद्यपि मैंने सोचा था शुरू में, एनविसेज मैंने कल्पना की थी ओरिजिनली कि मैं इस कोरा को करूँगा, ये ट्रैक पूरा करूँगा इन द कंपनी ऑफ डिवाउट बिलीवर्स, जो डिवाउट बिलीवर्स होते हैं, जो अच्छे श्रद्धालु होते हैं बौद्ध धर्म के, उनके साथ। ऑन रिफ्लेक्शन, लेकिन चिंतन मनन करने के बाद आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, दैट परहैप्स कि शायद नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, कि हाँ नोरबू मेरे लिए आदर्श जोड़ा है, आदर्श साथी है, क्योंकि जैसा मैं ऐसा ही है मेरा भाई। ही सजेस्टेड वी हायर, उसने मुझे सुझाव दिया नोरबू ने कि हम याक्स हायर करते हैं। याक एक तरह से बैल होता है, तिब्बती बैल, जो ऊंची पहाड़ी उस पर मिलता है, जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं सामान लदने के लिए, टू कैरी अवर लगेज, हमारा सामान ले जाने के लिए। विच आई इंटरप्रिटेड एज ए गुड साइन, और मैंने कहा हाँ यार ये बिल्कुल सही आइडिया है तुम्हारा। एंड ही हैड नो इंटेंशन, और उसका कोई इरादा नहीं था, ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ, कई लोग लगाते हैं ना दंडवत लगाते हैं, है ना, लेट के परिक्रमा लगाते हैं और ऐसे लेट के परिक्रमा लगाने का, कोरा करने का उसको कोई इरादा नहीं था। ऑल राउंड द माउंटेन के चारों ओर। नॉट पॉसिबल, मैंने ऐसे ही मजाक करके पूछ लिया कि प्रोस्ट्रेट करोगे क्या, है ना, दंडवत करोगे क्या उसने कहा नहीं नहीं, कोई नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। ही क्राइड, वो जोर से चिल्लाया, जोर से हंसा, जोर से बोला, कलेप्सिंग
अक्रॉस द टेबल, टेबल पर हिस्टेरिकल लाफ्टर, इतनी ज़ोर से हंसा जैसे कि हंसते हंसते से बेहोश हो जाते हैं ना और ताली मार के ज़ोर से हंसा और एक तरह से टेबल पे गिर गया एक तरह से कि नहीं नहीं बहुत संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? इट वाज नॉट हिज स्टाइल, वो उसकी स्टाइल नहीं थी। एंड एनी वे हिज टमी वाज टू बिग, और उसकी टमी जो थी वो बहुत बड़ी थी, अर्थात वो बहुत मोटा था। उसने कहा कि मेरा पेट इतना मोटा है ये ज़मीन पर टिक ही नहीं पाएगा तो मैं लेटने वाला जो कोरा है वो नहीं कर सकता हूँ। तो बच्चों ये आपका लेसन पूरा हुआ और देखो आपकी इंग्लिश भी पूरी हो गई। 8 लेसन मैंने कंप्लीट वीडियोस तैयार कर दिए आपके। मैं आशा करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बता दें। नहीं बताएं तो बहुत अच्छी बात है। अरे मजाक कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।